डियर पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटे ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नए रिवीजन के वीडियो के अंदर। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कंप्लीट हमारा इनकम टैक्स जो है वो रेफर करने की कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आज की क्लास के अंदर हमारा सारा इनकम टैक्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही वाइडर सब्जेक्ट है। ओवरऑल मिला करके 21 चैप्टर्स लगभग मैं दिखाता हूँ आपको। ये सब चैप्टर 14 चैप्टर तो पार्ट 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 चैप्टर्स जो है वो हम लोगों को जो है वो पढ़ने हैं इसके अंदर। तो हम कोशिश करेंगे इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो हम आज की लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लें, और बाकी जो बचेंगे पार्ट बी, सी और डी वो हम नेक्स्ट यूनिट जो अपना लेक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली जो है वो इनकम टैक्स के 14 चैप्टर्स जो है उनकी रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स रेट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, रेजिडेंस टैक्स लायबिलिटी, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैप गेन, अदर सोर्स, पीजीबीपी, पांचों हेड, फिर रिडक्शन, फिर एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग और एग्जेम्पशन। ये वाले टॉपिक जो है हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर लें। तो आप जो है वो अपने मोबाइल फोन को लगाएं और साथ में जो है आप अपने बुक्स जो है लेके बैठे। जो बुक्स मैंने आपको आपके होम एड्रेस पर डिस्पैच करवाई थी जिसको आप खोल के बैठे, ठीक है। साथ में जो मैंने नोटिंग के लिए आपको कुछ काम दिया, नोटिंग भी करवाई थी मैंने लेक्चर्स के अंदर, तो उसको भी आप साथ में लेके बैठिएगा, ठीक है, ताकि जो क्लासरूम में मैंने आपको नोटिंग करवाई है वो सारे के सारी आप यहाँ पे जो है वो रेफर करें तो आपको सारा रिमाइंड हो जाएगा कि बेसिकली क्लासरूम के अंदर मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी। ओके, हाँ जी। तो टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं 2 लेक्चर इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे 2 लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करें। ओके, हाँ जी। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप लोग जो है या आपके कोई भी भाई बंधु अगर अपकमिंग दिसंबर के अंदर जो एनटीए नेट का पेपर होना है अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग देते हैं सारे के सारे वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर है इसी तरीके से सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस में आपको सारा का सारा स्टडी मटीरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में, जैसे मैंने बुक्स दिखाई इसी तरीके से पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बुक्स मिलेंगी आपके होम एड्रेस पे आएंगी। प्लस में रिविजन के लिए रिविजन की वीडियोस, जैसे ये वीडियो हम बना रहे हैं इस तरीके से। टोटल इनकम टैक्स हमने कोई 40 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया था, ठीक है, लगभग 38 से 40 लेक्चर लगे थे, लेकिन उस पूरे को समराइज हम करेंगे अभी, क्योंकि अपने को रिवीजन भी साथ साथ में करनी है, और साथ में रिवीजन की ऑडियोस हमारे टेलीग्राम के ऊपर हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या अगर आपके किसी भी रिलेटिव ने अगर बैच लेना है तो आप जो है वो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। चलो अब बिना किसी देरी के हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे हमारे इनकम टैक्स का। श्री गणेश करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आ रहा है हमारा इनकम टैक्स के रेट का। पहली बात तो ये ध्यान रखना भाई, इनकम टैक्स के अंदर हमारा जो ये एक बात ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स के अंदर जो है हमारा जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर वो है 2021। तो इनकम टैक्स में जो भी प्रोविजन है वो 2021 के हिसाब से है। मतलब बोले तो प्रीवियस ईयर जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 19-20। क्या रहेगा? 19-20। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं उसके लिए जो असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है? 2021, जिसका प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सा? 19-20 है। बोले तो आपको जो फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, आपका जो फाइनेंस एक्ट है वो है फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2019 आपको जो है वो पढ़ के जाना है। ओके, हाँ जी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि देखो इनकम टैक्स के रेट की बात करते हैं तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि किसके ऊपर जो है वो क्या रेट चल रहा है इनकम का। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं मेल, एचएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो मेल हो, ठीक है, एचएफ हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उसके ऊपर टैक्स रेट क्या है? तो उसके ऊपर जो है वो स्लैब रेट जो है वो ये बोलते हैं 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर क्या नील, 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक है 5% टैक्स रेट, 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक है 20%, और अबव 10 लाख जो है वो कितना है आपका 30%। इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल है लेकिन अगर वो फीमेल है तो उसके ऊपर टैक्स रेट यही सेम है, 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक 20, और 10 लाख से ऊपर जो है कितना 30। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा किसका, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का, अगर मैं बात करूं रेसिडेंट सीनियर सिटीजन तो उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो क्या चल रहा है? पहली बात तो हु इज द रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया का कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 या 60 से ऊपर है, ठीक है, लेकिन 80 से कम है, तो उसके लिए टैक्स रेट जो है वो है क्या, 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक नील। मतलब उनके लिए एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो कितनी है? 3 लाख। 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक 20, और अबव 10 लाख जो है वो कितना 30% है। उसके अलावा रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 साल है या उससे ऊपर है तो उनके लिए जो है वो 5 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो जैसे एज के हिसाब से हमने यहाँ पे बना रखा है, जितना आपका एज ज्यादा होता रहेगा उतनी एग्जेम्पशन का लिमिट बढ़ती रहेगी। तो इनके लिए क्या 0 से लेकर 5 लाख रुपए तक नील है, 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक
20% अपर स्लैब आ जाएगा, और 10 से ऊपर अगर ये इनकम कमाते हैं तो उसके ऊपर कितना 30% है। इसके अलावा अब सरचार्ज के अंदर कुछ अमेंडमेंट आई है, इसमें जो आपको याद करके जाना पड़ेगा 2019 फाइनेंस एक्ट में। पहले सरचार्ज का नॉर्मल सा सीन था क्या, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है तो आपके ऊपर जितनी भी आपका टोटल टैक्स बना उस टैक्स के ऊपर आपको 10% इनकम टैक्स के ऊपर 10% आपको सरचार्ज देना पड़ता था। ये ओल्ड प्रोविजन है। दूसरा, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से जो है वो क्या होती है एक्सीड होती थी तो जितना भी आपका इनकम टैक्स बना उसके ऊपर 15% की रेट से आपको सरचार्ज देना होता था। लेकिन अब की बार एक नया सिस्टम आया, अगर मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 2 करोड़ से क्या हो गई है एक्सीड कर गई है, आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है, 5 करोड़ से कम है, तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर 25% की रेट से आपको जो है वो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं किसका, अगर मान लो कोई पर्सन की इनकम 5 करोड़ से भी क्या हो गई एक्सीड हो गई है तो जितना भी उसका इनकम टैक्स बनता है उसके ऊपर उसको 37% की रेट से जो है वो देना पड़ेगा सरचार्ज। तो ओवरऑल मिलाकर के सरचार्ज के अंदर 2 नए केसेस आए हैं। कौन कौन से, अगर आपकी इफ टैक्सेबल इनकम जो है एक्सीड कर जाए कितने से 2 करोड़ से बट लेस देन 5 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो जितना भी इनकम टैक्स बनता है उसके ऊपर आपको जो है वो 25% क्या देना पड़ेगा सरचार्ज। ये एक बार पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि सरचार्ज जो है वो इनकम पे लगता है या सरचार्ज टैक्स पे लगता है, तो सरचार्ज इज द टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर लगता है, जो भी आपका इनकम टैक्स निकल के आएगा उसके ऊपर। दूसरा, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से जो है वो क्या होगी एक्सीड हो गई है तो जितना भी आपका जो है वो टैक्स बनता है उसके ऊपर आपका 37% की रेट से जो है वो क्या लगेगा सरचार्ज लगेगा। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है ये कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। फिर आता है जी रिबेट। रिबेट की अगर मैं बात करता हूँ, रिबेट का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 87A। तो सेक्शन 87A के अंदर रिबेट जो है वो क्या बोलती है, आपका जो असेसमेंट ईयर 2020-21 इसके अंदर जो है वो क्या बोला गया, पिछला भी मैंने यहां पे लिखा कंपैरिजन करने के लिए और करंट का भी दे रखा है। तो 20-21 के अंदर आपका सेक्शन 87A की रिबेट जो है बेसिकली वो कितनी है, अगर मान लो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, पहली बात तो किसको मिलेगी, रेसिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, जिसकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो उसका जितना भी टैक्स बनेगा उसमें से फ्लैट 12,500 रुपए तक की उसको जो है वो क्या मिल जाएगी रिबेट। मान लीजिए अगर आपका जो है वो टैक्स बनता है 10,000 तो 10 के 10 की रिबेट मिल जाएगी। अगर आपका टैक्स है वो बनता है मान लीजिए 15,000 तो 12,500 रुपए की जो है वो आपको क्या बन जाएगी रिबेट मिल जाएगी, और बाकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो ये किसके लिए, ये स्मॉल जो हमारे इंडिविजुअल या स्मॉल जो टैक्स पेयर्स है तो उनको गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशन दे दी है। और गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो जितना भी आपकी टैक्सेबिलिटी बनती है उसमें से फ्लैट आपको कितना अप टू 12,500 या तो टोटल टैक्स लायबिलिटी या 12,500 विच एवर इज लेस, उसकी आपको क्या मिल जाएगी रिबेट मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारा पहले एजुकेशन सेस लगता था वो था 3% और अब की बार जो है वो हो गया HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और उसका जो रेट हो गया वो कितना हो गया आपका 4%। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा आगे 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 आप आएंगे हमारे फॉर्म के ऊपर। फॉर्म का टैक्स रेट जो है वो क्या है जी, तो फॉर्म चाहे 1 रुपए इनकम कमाए फॉर्म को उस 1 रुपए के ऊपर भी टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्म के लिए जो टैक्स का रेट है वो कितना 30%। ये एक फ्लैट रेट है, इसके अंदर स्लैब का कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरा, फॉर्म को जो है वो सरचार्ज फॉर्म के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है कितना, वो 12%, लेकिन ये तभी पे करना पड़ेगा अगर फॉर्म की जो इनकम है वो एक्सीड हो गई है किससे 1 करोड़ से। तो 1 करोड़ से ऊपर अगर मान लो फॉर्म की इनकम हो गई है तो जितना भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर जो है वो 12% की रेट से फॉर्म को क्या पे करना पड़ेगा सरचार्ज। HEC तो वही सेम है 4%। अब बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी का। कंपनी की अगर बात करूंगा तो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स का रेट जो है वो कितना है 30% है। एक केस में टैक्स का रेट 25% हो जाएगा अगर मान लो कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगी हुई है, ठीक है, और उसने अपना बिजनेस जो है वो 1 मार्च 2016 के बाद में स्टार्ट किया मान लीजिए, ठीक है, तो उस कंपनी के लिए टैक्स रेट जो है वो क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। चलो जी, इसके बाद आता है जी आपका फॉरेन कंपनी। अगर बात करूंगा मैं फॉरेन कंपनी का तो फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट नॉर्मली जो है वो कितना आपका 40% है। फॉरेन कंपनी को जो सरचार्ज का पेमेंट करना है वो कितना करना है, अगर मान लो फॉरेन कंपनी की इनकम 1 करोड़ रुपए से ऊपर है तो 2% का रेट है सरचार्ज का, और अगर 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ से ऊपर हो जाए तो फिर कितना रेट हो जाएगा 5% हो जाएगा। और HEC तो इनको पे करना है कितना 4%। बात खत्म हो गया। इसके बाद बात आती है मार्जिन रिलीफ की। तो मार्जिन रिलीफ जो है वो 50 लाख से ऊपर मार्जिन रिलीफ तब मिलेगा अगर मान लीजिए आपका सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है, या अपर जो रेट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये बोलता है कि मार्जिन रिलीफ आपको कब से मिलेगा, 50 लाख से ऊपर अगर मान लीजिए आपकी इनकम होनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जितना आपके पास सरचार्ज लगेगा उसके हिसाब से हम मार्जिन रिलीफ का कंपटीशन कर लेंगे। मार्जिन रिलीफ का सेक्शन 89, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है जी आपका अगला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स। फर्स्ट चैप्टर में तो आपको जनरली रेट ही याद करने थे। अब इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स की शुरुआत अपने इंडिया के अंदर जो है वो हुई है 1860 में। थोड़ा सा याद रखना, ये किया था सर जेम्स विल्सन ने। क्यों किया था,
अपने इंडिया के अंदर 1857 के अंदर मिलिट्री म्यूटनी हुई थी, तो उससे जो नुकसान हो गया था उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने इंडिया में 1860 के अंदर सर जेम्स विल्सन के द्वारा जो है वो इनकम टैक्स की शुरुआत की गई। ठीक है जी, अपने इंडिया में इनकम टैक्स जो है वो लगता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब बात आएगा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमारे दो डिपार्टमेंट आते हैं, एक आता है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और एक आता है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। पहले इसका नाम सीबीईसी था, लेकिन अब क्या हो गया सीबीआईसी, जब से आया है क्या आपका जीएसटी। अच्छा जी, इसके बाद में अपने इंडिया के अंदर जो जब टैक्स का कंपटीशन होता है तो हमारे यहाँ पे दो चीजें लगती हैं। एक तो हमको जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से भी टैक्स पेमेंट करना होता है, और एक हमको जो है वो फिनांस एक्ट के हिसाब से भी जो है टैक्स पेमेंट करना होता है। इसके बाद हमारे ऊपर है जो है वो कुछ सर्कुलर्स और कुछ नोटिफिकेशन जो वो भी एप्लीकेबल होते हैं। करना क्या होता है कि पांचों हेड की इनकम होंगी आपकी, उन पांचों हेड की इनकम को जोड़ेंगे। जब पांचों हेड की इनकम को आप ऐड कर रहे होते हैं तो ऐड करते हुए आपको दो प्रोविजन और ध्यान रखने, एक है क्लबिंग का और एक आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का। ये सब लिखवा रखा है मैंने आपको। इसको करते हुए आप जीटीए निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U करने के बाद जो आएगा वो है आपकी टोटल इनकम, और टोटल इनकम के ऊपर या उसी को टैक्सेबल इनकम बोल देंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहां पे सेक्शन कुछ दे रखे हैं, ये है आपके कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन, थोड़ा सा आप याद रखिएगा। मान लीजिए अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि सेक्शन 16 किससे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आप ओवरव्यू लेके रखना कि 15 से 17 सेक्शन 15 से 17 जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के वो रिलेटेड है सैलरी से, 22 से 27 जो है वो हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 है पीजीबीपी से, 45 से 55 जो है वो है कैपिटल गेन, और 56 से लेके 59 तक सेक्शन जो है वो है किससे रिलेटेड अदर सोर्स से। इसके बाद अगर बात करेंगे हम आगे इनकम क्या है, बाकी वाला तो मैंने आपको सारा का सारा नोटिंग करवा रखा है। अच्छा, एक ना ये कुछ स्पेशल टैक्स के रेट है, इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, ये देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर सेक्शन 111A वाला है, अभी कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो वहां पे बता भी दूंगा, अभी के लिए ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कभी एक एसएससी है, ठीक है, एसएससी की जो भी इनकम कमाएगा उस इनकम के ऊपर एसएससी को दो तरीके से टैक्स पेमेंट करना होता है। एक तो होता है नॉर्मल रेट जिसको बोलते हैं हम लोग स्लैब रेट, और कुछ होंगे हमारे स्पेशल रेट। अगर बात करूंगा मैं पहले स्पेशल रेट्स का, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, स्पेशल रेट के अंदर सबसे पहले जो रेट निकल के आ रहा है वो है जी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर मान लो आपका सेक्शन 111A के अंदर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसके ऊपर आपको 15% की रेट से जो है टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एक ही टैक्स का रेट है वो कितना 20% है। इसके बाद अगर मान लीजिए कभी कोई गेन हो गया ऑन द लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग वाला, तो उसके ऊपर टैक्स रेट कितना 10%। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कोई भी अगर कैजुअल इनकम अगर आपने कमाई है तो कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना 30%। इसके अलावा जो भी इनकम बचती है उसके ऊपर आपका लगेगा जनरल रेट, बोले तो आपका स्लैब रेट। फिर अगर बात करता हूं, मान लीजिए वो रिबेट वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया, अब बात करेंगे हम इनकम का। तो इनकम का जनरली मीनिंग जो है वो क्या होता है, इनकम का मतलब होता है इनकम पांचों हेड से जो मिलके आती है उसको। इनकम में स्पेशल बात है और वो ये है कि इंश्योरेंस का, ये था पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 के ऊपर आपको ये पॉइंट मिलेगा, द सम ऑफ द की इंश्योरेंस पॉलिसी इन असेसेबल एज फॉलो। अब अगर मान लीजिए असेसी है, मान लो कोई भी पर्सन है, उसने अगर मान लो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा पर्सन काम करता है जो उसका कीमैन है, और उसने उसका क्या करवाया, इंश्योरेंस करवा लिया, और कल को अगर उस इंश्योरेंस से अगर मान लो कोई पेमेंट मिलती है तो उसका टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बता रखा है। सबसे पहले बोल रहे हैं व्हेन द सम इज रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लो सम रिसीव होता है किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हु हैज टेकन द पॉलिसी, तो वो कंपनी के लिए टैक्सेबल कहां पे होगा, पीजीबीपी हेड में। अगर वो सम मिलता है किसको, एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल कहां होगा, सैलरी हेड में, उसको बोलते हैं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अगर वो पैसा जो है वो मिलता है किसको, where the person amount is received by a person where employer relationship does not subsist, मतलब उस एम्प्लॉय के घर वालों को अगर कोई पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा कहां पे, अदर सोर्स के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर मान लो कोई पैसा मिलता है, अगर मिलता है कंपनी को जिसने बीमा करवा रखा था तो होगा पीजीबीपी में। अगर वो पैसा जो है वो मिलता है मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय को तो टैक्सेबल होगा सैलरी हेड के अंदर, और अगर वो एम्प्लॉय के घर वालों को मिलता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा तो वो टैक्सेबल होगा कहां पे, अदर सोर्स में। इसके बाद जी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम नॉर्मल सा है, और इसके अंदर स्पेशल बात ये है डिस्प्यूटेड इनकम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मान लो कोई इनकम है जिसके रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो अभी पता नहीं चल पा रहा है कि वो इनकम ए की है बी की, तो ये बात ध्यान रखिएगा जिसके हैंड में वो मतलब जो रिसिपिएंट है उसका, जिसको वो रिसीव हो रही है उसको उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा एक स्पेशल बात इसके अंदर है वो है डाइवर्सन का और एप्लीकेशन का। डाइवर्सन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन के अंदर देखो, मान लो एसएससी को कोई पैसा मिला, अगर उसको वो पैसे में से जो उसको सैलरी मिली है या जो उसको इनकम मिली है उसमें से अगर उसको मान लो 20% किसी को देना पड़े
कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। और अगर वो अपनी इच्छा से किसी को दे दे तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। दोनों में फर्क बस ये है कि डाइवर्जन के अंदर एसएससी को ओनली 80% पोर्शन के ऊपर टैक्स पेमेंट करना है, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर जो है उसको पूरे 100% के ऊपर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे उसने 20% पैसा किसी और को दे दिया है। इसके बाद में फिर आपको देखना पड़ेगा जीटीआई, पांचों हेड की इनकम को जोड़ते तो आता है आपका जीटीआई में से अगर आप माइनस करेंगे क्या डिडक्शन 80C से 80U तो निकल के आता है कि आपका टोटल इनकम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखना कि टोटल इनकम जो है उसको आप 10 के मल्टीपल के अंदर जो है वो क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, जीटीआई को राउंड ऑफ नहीं करते, टोटल इनकम को आप 10 के मल्टीपल में जो है वो क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। इसके बाद एक कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कौन सी होती है, जो रिकरिंग नेचर का नहीं होता, जो रूटीन नेचर की नहीं है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कैजुअल इनकम। और कैजुअल इनकम के लिए कुछ स्पेशल बातें वो ये है कि कैपिटल गेन की इनकम, पीजीपीपी हेड से कोई इनकम आई है, या अगर मान लो कोई रेमुनेशन अगर आपको मिला, ठीक है, बोनस मिला, या अगर मान लीजिए आपको कोई भी ग्रेचुइटी या परक्विजिट्स मिला, तो ये आपकी कैजुअल इनकम नहीं होती है, ये रेगुलर इनकम है। कैजुअल अगर मान लो आपने कोई कैजुअल इनकम कमाई है, अच्छा अगर गिफ्ट मिला तो गिफ्ट भी जो है वो आपकी जो है वो कैजुअल इनकम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा जी, अब अगर बात करते हैं मान लो कैजुअल इनकम से रिलेटेड कुछ बातों का, तो सबसे पहला कैजुअल इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया तो उस खर्चे की आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा, कैजुअल इनकम से अगर इनकम की वजह से कैजुअल लॉस आ गया है तो फिर उस लॉस को जो है वो सेट ऑफ, उसका सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड परमिटेड नहीं है। दूसरा, कैजुअल इनकम के ऊपर जो टीडीएस का रेट है वो कितना है, एट द रेट ऑफ 30%। अगर आपकी कैजुअल इनकम कोई भी जो 10,000 रुपए से क्या ज्यादा हो गया तो आपको 30% की रेट से उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर 7 लोग आते हैं, आपको नॉर्मल सी बात है, मालूम ही है। इसके बाद आएगा एसएससी क्या है वो पता है। अब बात आएगा सबसे स्पेशल, एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है आपका क्या, प्रीवियस ईयर। जनरली अगर बात करेंगे प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस साल इनकम कमाई जाती है, और जिस साल कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, असेसमेंट ईयर। अब कुछ केसेस ऐसे हमेशा ये होता है कि प्रीवियस ईयर पहले होगा, उसे जस्ट अगला साल सक्सीडिंग ईयर जो होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, असेसमेंट ईयर। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर मान लिया जाता है, और वो केसेस कितने आपके, 5। ये आपको पूरे रट के जाने पड़ेंगे, यहां से पहले भी क्वेश्चन बने हैं 2 बार, तो अब की बार भी आ सकता है। सबसे पहला, अगर मान लो इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम द शिपिंग बिजनेस, अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई भी फॉरनर, ठीक है, फिरंगी बंदा, अगर वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है और इंडिया के अंदर आके अगर वो पैसा कमाता है और पैसा कमा कर अगर जा रहा है तो इंडियन इनकम उसके लिए अगले साल तक का वेट ना करके करंट ईयर में ही उसकी इनकम पे टैक्स लगा देगी। जिस साल उसने इनकम कमाई है उसी साल टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और इनकम क्या मानेंगे, जितना भी उसने रेंट चार्ज किया अपने इंडिया से उसका 7.5% जो है उसकी नोशनल इनकम मान के उसके ऊपर हम टैक्स का पेमेंट करवा लेंगे। दूसरा, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया को परमानेंटली लीव करके जा रहा है तो उसके लिए अगले साल का वेट ना करके, मतलब असेसमेंट ईयर का वेट ना करके प्रीवियस ईयर में उसकी इनकम के हम टैक्स ले लेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कभी एओपी, बीओआई या कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को बनाया गया था और वो करंट ईयर के अंदर क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो उस एओपी या बीओआई के लिए हम अगले साल का वेट ना करके करंट ईयर में सारा टैक्स ले लेंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, अगर मान लो गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई पर्सन जो है वो टैक्स की चोरी करने के लिए अपने कोई प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है तो हम उसके लिए भी अगले साल का वेट ना करके करंट ईयर में सारा टैक्स ले लेंगे। एंड ऑन डिसकंटिन्यूअस ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन, अगर कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए किसी पर्सन ने जो है वो अपने प्रोफेशन को या अपने बिजनेस को जो है वो क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया परमानेंटली, तो उसके लिए भी हम अगले साल का वेट ना करें, करंट ईयर में सारा टैक्स ले लेंगे। इसके बाद पैन नंबर के बारे में बता रखा है, अगर पैन नंबर जो है तो वो 10 डिजिट का रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आपका जो कंसर्ट जो सर्कल ऑफिसर होते हैं आईटी डिपार्टमेंट में, तो उनसे जो है आपको परमिशन लेना पड़ेगा और वो आपको जो है पैन नंबर इशू कर देंगे। इसके बाद की कहानी जो है वो कुछ ये बता रखे हैं केसेस जहां पे पैन नंबर आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है। सबसे पहला, इफ इनकम एक्सीड एग्जम्पशन लिमिट, अगर आपकी इनकम जो है वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, या फिर अगर आपकी जो सेल है, टर्नओवर जो है वो 5 लाख रुपए से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि अब आपको पैन कार्ड जो है वो इशू करवाना पड़ेगा। दूसरा, चैरिटेबल जो ट्रस्ट होते हैं इनके लिए मैंडेटरी है कि इनका ट्रस्टी होता है उसके पास में पैन कार्ड होना चाहिए। फिर अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करी है, कोई भी पैसे में लेन देन किया और वो कितना 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा का, तो भी आपके लिए जरूरी है कि पैन कार्ड आपको लेना पड़ेगा। फिर पर्सन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी पर्सन को स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर दिया कि भाई तेरे पास पैन कार्ड होना चाहिए, तो भी आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा। एंड एट द एंड, अलॉटिंग बाय द एओ ऑफ इट्स ओन, अगर असेसिंग ऑफिसर खुद अगर आपको पैन कार्ड दे तो भी आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा वो। इसके बाद टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, मतलब कानून में इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजन लिखे हैं उनको तोड़ के अपने टैक्स को कम करना। देखो 3 चीजें आएंगी, एक आएगा टैक्स इवेजन, एक आएगा टैक्स अवॉइडेंस, एक आएगा टैक्स स्पेंडिंग। तीनों के अंदर एसएससी जो है वो क्या करता है, अपनी इनकम को कम करता है ताकि टैक्स भी कम लगे। इसका ना टैक्स की चोरी, या फिर आप ये बोल सकते हो कि टैक्स को कम करने की कोशिश की जाती है। तो टैक्स को कम करने के लिए एसएससी जो 3 तरह की जो प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, एक है टैक्स इवेजन, एक है टैक्स अवॉइडेंस
और एक है टैक्स प्लानिंग। सबसे पहले बात करूंगा टैक्स इवेजन का। तो इवेजन का मतलब क्या होता है, जब आप फॉल्स क्लेम करके अपने इनकम को जानबूझ के कम करते हो, जिसकी वजह से इनकम अगर कम है तो टैक्स भी कम लगे, तो इसको बोलते हैं आप लोग के टैक्स इवेजन, जो कि आप कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे दिया और जो कि गलत है, ठीक है, जो कि इलीगल है। इसके बाद आएगा टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब जो है वो क्या होता है, ये एक आर्ट है जिसके अंदर आप डोजिंग करते हो टैक्स की, मतलब टैक्स को रिड्यूस करवाते हो विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। टैक्स इवेजन में तो आप कानून तोड़ रहे हो, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस के अंदर आप कानून नहीं तोड़ रहे होते हो, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं क्या, टैक्स अवॉइडेंस। और एक होता है क्या, टैक्स प्लानिंग। जब आप गवर्नमेंट ने जो आपको, या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो आपको प्रोविजन दे रखे हैं रिडक्शंस के, एग्जेम्पशन के, जब आप उनको फॉलो करते हुए अपने टैक्स को कम करते हो, उसको बोलते हो टैक्स प्लानिंग, जो कि एक सही चीज है जो गवर्नमेंट ने खुद ने प्रिस्क्राइब्ड की हुई है। इसके बाद डिफरेंस दे रखे हैं, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। अब आता है जी आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेसिडेंस और टैक्स लायबिलिटी बेसिकली क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स का लगना या टैक्स का ना लगना, वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। एक करता है नेचर ऑफ इनकम और एक करता है रेजिडेंशियल स्टेटस। नेचर ऑफ इनकम की बात करूंगा तो इंडियन इनकम दो तरह के, एक है इंडियन इनकम और एक है फॉरेन इनकम, ठीक है। और रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करूंगा तो या तो एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, रेसिडेंट, या फिर क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल एचएफ के केस में कहानी आगे भी बढ़ती है। रेसिडेंट के बाद या तो ऑर्डिनरी होगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी होगा। अब अगर बात करूंगा इंडियन इनकम का, कोई भी इनकम अगर इंडिया के अंदर रिसीव होती है या इंडिया के अंदर एक्रू होती है, वो इंडियन इनकम है। और अगर मान लो कोई इनकम जो ना तो इंडिया में रिसीव हुई ना ही इंडिया में एक्रू, वो क्या बन जाएगी, फॉरेन इनकम बन जाएगी। इंडियन इनकम सभी तरह के लोगों के लिए जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है, जबकि फॉरेन इनकम ओनली रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, बाकी सबके लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। नॉट ऑर्डिनरी के लिए सिर्फ एक इनकम टैक्सेबल होती है, पीजीबीपी हेड की, जो कंट्रोल होता है कहां से, इंडिया से। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पहली बात तो ये होगी, इंडियन इनकम कौन सी होती है, कोई भी इनकम जो इंडिया में या तो रिसीव हुई या इंडिया के अंदर एक्रू हुई, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंडियन इनकम। इसके बाद में फॉरेन इनकम कौन सी, जो ना तो इंडिया में रिसीव हुई और ना ही इंडिया के अंदर एक्रू हुई, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फॉरेन इनकम। आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद आएगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। स्टेटस की अगर मैं बात करूंगा रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो सबसे पहली बात तो स्टेटस आपके दो तरीके का, एक होता है जी आपका रेसिडेंट, एक होता है क्या, नॉन रेसिडेंट। ओके, रेसिडेंट की कहानी आगे बढ़ेगी, या तो ऑर्डिनरी या फिर नॉट ऑर्डिनरी, ये थोड़ा सा गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। अब अगर बात करूंगा मैं रेसिडेंट का, तो एक इंडिविजुअल का रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना, पहली बात वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितनी है आपकी, 2 है, अभी पढ़ेंगे। और अगर मान लो कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट बन गया, तो रेसिडेंट बनने के बाद उसकी कहानी बढ़ेगी आगे, या तो होगा वो ऑर्डिनरी या फिर क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी। और एक इंडिविजुअल का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना या उसका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एडिशनल कंडीशन के ऊपर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक कंडीशन कौन कौन सी, सबसे पहला या तो एसएससी प्रीवियस ईयर के अंदर उसने 182 डेज इंडिया में अगर स्टे किया तो वो बन जाएगा रेसिडेंट, या प्रीवियस ईयर में जो 60 दिन और उससे पीछे के 4 सालों में 365 दिन अगर उसने इंडिया में स्टे किया तो भी वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए जो है वो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है 160 डेज वाली। वो कौन कौन है, सबसे पहला अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो उस पर्सन का रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होना जो है वो डिपेंड करेगा ओनली 182 डेज की कंडीशन पे। या अगर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर मान लो बाहर से इंडिया में आता है, तो उसका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो 60 दिन वाली कंडीशन में डिपेंड नहीं करेगा, वो भी 182 डेज वाली कंडीशन में डिपेंड करेगा। और अगर मान लो कोई भी पर्सन इंडिया का जो क्रू का मेंबर है, ठीक है, इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है, तो उसका भी रेसिडेंट होना और नॉन रेसिडेंट होना जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, 182 डेज वाली कंडीशन पे। इसका मतलब उसके लिए भी 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। रटवा रखा है सारा का सारा, ध्यान रखना। अब बात आएगी एचयूएफ की। हाँ जी, एचयूएफ की अगर मैं बात करता हूं तो एचयूएफ जो है, या तो एचयूएफ का स्टेटस क्या रहेगा, या तो एचयूएफ होगी रेसिडेंट या फिर क्या होगी, नॉन रेसिडेंट। एचयूएफ का रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो मैनेजमेंट और कंट्रोल पे। अगर एचयूएफ का मैनेजमेंट या कंट्रोल होली और पार्टली इंडिया के अंदर है तो एचयूएफ बन गई रेसिडेंट। अगर एचयूएफ रेसिडेंट बन गई तो फिर उसकी कहानी आगे बढ़ेगी, या तो एचयूएफ होगी ऑर्डिनरी रेसिडेंट या होगी नॉट ऑर्डिनरी। एचयूएफ का ऑर्डिनरी होना या नॉट ऑर्डिनरी होना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कर्ता के द्वारा। एचयूएफ के अंदर सबसे टॉप पोजीशन पे जो होता है उसको बोलते हैं कर्ता। तो कर्ता के द्वारा सेटिस्फाई की गई बेसिक एडिशनल कंडीशन में अगर करता दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन को करते हैं सेटिस्फाई, तो एचयूएफ बन जाएगी क्या, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर करता जो है वो दोनों दो एडिशनल कंडीशन में से किसी एक को भी सेटिस्फाई ना करे या एक को ही सेटिस्फाई करे, तो एचयूएफ जो है वो बन जाएगी ओनली क्या, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन कितनी होती है, 2 होती है। सबसे पहले एडिशनल कंडीशन प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों के अंदर कम से कम 730 दिन इंडिया में स्टे किया, या प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 सालों के अंदर कम से कम 2 साल जो है वो क्या रहो, रेसिडेंट रहो। अच्छा जी, अब है जी फर्म या एओपी।
फर्म का या एओपी का स्टेटस जो है अगर हम बात करेंगे तो फर्म या एओपी रेसिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है। फर्म का या एओपी का रेसिडेंट होना है, नॉन रेसिडेंट होना डिपेंड करता है किसके ऊपर सर? इनका डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट कंट्रोल पे। अगर इनका मैनेजमेंट या कंट्रोल जो है वो कहां पे? इंडिया के अंदर है, तो ये बन जाएगी क्या? रेसिडेंट। और अगर इनका मैनेजमेंट कंट्रोल है आउटसाइड इंडिया तो ये क्या बन जाएगी? नॉन रेसिडेंट। फिर है कंपनी। कंपनी के लिए दो केस है, या तो होगी इंडियन कंपनी या है फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी हमेशा क्या रहेगी? रेसिडेंट रहेगी, चाहे इंडियन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस बाहर है। अगर बात करूंगा फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी का रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो डिपेंड करता है फॉरेन कंपनी के कंट्रोल और मैनेजमेंट पे। अगर फॉरेन कंपनी का कंट्रोल या मैनेजमेंट जो है या उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो है कहां पे? इंडिया के अंदर, तो फॉरेन कंपनी बन जाएगी रेसिडेंट, नहीं तो वो क्या बनेगी? नॉन रेसिडेंट। अब टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, तीनों के लिए जो है वो आपकी इंडियन इनकम क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी। लेकिन अगर बात करूं मैं किसका? फॉरेन इनकम का, तो फॉरेन इनकम के लिए बोला गया फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए फुली टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट के लिए फुली एग्जेम्प्ट, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सिर्फ एक इनकम टैक्सेबल है फॉरेन की, बाकी सारी क्या? एग्जेम्प्ट। और एक इनकम कौन सी? वो पीजीबीपी की इनकम जो कंट्रोल होता है कहां से? इंडिया से। है तो फॉरेन इनकम, लेकिन वो पीजीबीपी वो जो बिजनेस है अगर वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो वो इनकम सिर्फ उसके लिए क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी, बाकी सारी क्या रहेंगी? एग्जेम्प्ट। तो ये पांचवा पॉइंट जो था वो इसका कवर करता है इसको। लो जी, ये चैप्टर खत्म। अब आता है जी आपका एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम बेसिकली जो है वो क्या होती है? तो कोई भी रेंट या रेवेन्यू अगर आपने डिराइव किया किसी भी लैंड से, ठीक है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। या इसके अलावा कोई फार्म हाउस की इनकम जो है वो भी आपकी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम के लिए स्पेशल बात ये है, द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। लैंड जो है वो इंडिया के अंदर क्या हो? सिचुएटेड हो। लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अच्छा जी, द रिसीवर ऑफ द इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द लैंड। जो पर्सन उस पैसे जो इनकम कमा रहा है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस लैंड के अंदर। द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट इनकम होती है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई भी इंडायरेक्ट इनकम कमाई तो वो जो है वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी है? रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से अगर कोई पैसा कमाए वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, एग्जांपल दिया था मैंने इसमें किसका? वैक्सिंग का। जो फ्रूट्स के ऊपर हम लोग वैक्स लगाते हैं ताकि उसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, वो सेल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो भी एग्रीकल्चर इनकम है। फार्म हाउस की इनकम, फार्म हाउस कौन सा? जहां पे पार्टी होती है? नहीं, जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेव किया जाता है, जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो है स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं फार्म हाउस। तो फार्म हाउस से अगर कोई इनकम है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। और फिर इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग, तो ये आपको मैंने बताया। सैपलिंग सीडलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो क्या जो नर्सरी की इनकम होती है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। इसके बाद आएगा कुछ एक इनकम ऐसी है जो कुछ एग्रीकल्चर है और कुछ नॉन एग्रीकल्चर, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहले वहां पे आता है प्रॉफिट ऑफ सच शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री का एक केस आ गया, तो ये आपको मैंने क्लासरूम में बताया था कि शुगर फैक्ट्री की जब आप इनकम कंप्यूट करेंगे तो वहां पे आप जो है मतलब अगर मान लो शुगर केन भी खुद बना रहे हो और फिर उससे शुगर केन से शुगर भी खुद बना रहे हो तो शुगर केन का जो मार्केट वैल्यू उसको डिडक्शन के तौर पे यूज करोगे। अच्छा जी, टी के केस के अंदर क्या है? टी के केस के अंदर दो केस बनेंगे। अगर मान लो आपने 100 रुपए इनकम कमाई तो 60 रुपए हो जाएगा एग्जाम, तो 40 रुपए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। रबड़ के केस में अगर ये रबड़ को बोलते हैं सेंट्रिक्स, लेटेक्स और सिनेक्स, तो उसके केस में जो एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या रहेगी? 65-35 बोल तो 65% एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जाम्प्ट रहेगी, और 35% क्या रहेगी? बिजनेस इनकम। और अगर मान लो कॉफी का केस है तो कॉफी में दो केस बनते हैं कि ग्रोन कर्ड वाली है, ठीक है, अगर वो चूरा चूरा कर दिया तो फिर 60-40 का रेशो, और अगर सिर्फ ग्रोन और क्योर्ड है तो फिर रहेगा कौन सा? 75-25 का। तो 70 जो ज्यादा पोर्शन है वो हमेशा क्या होता है? एग्जाम्प्ट है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर इनकम है। जैसे 75-25 में 75 एग्रीकल्चर इनकम है, 25 बिजनेस इनकम है। 60-40 में 60 एग्रीकल्चर इनकम है और 40 बिजनेस इनकम है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे यहां से क्वेश्चन एक बार पहले भी बना था, ये इसको आप थोड़ा रट के जाना। क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये कुछ इनकम ऐसी आएंगे जो देखने में लगेगा एग्रीकल्चर, बट दीज आर नॉट द एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट बना के बोलेगा जी ये एग्रीकल्चर है नॉन एग्रीकल्चर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देन दीज ऑल इनकम आर नोन एज द नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दे आर नॉट द एग्रीकल्चर इनकम। सबसे पहले इनकम फ्रॉम मार्केट, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, अगर अपने आप जो घास उगती है उसको काट के अगर कुछ पैसे कमाया, नॉन एग्रीकल्चर। इनकम फ्रॉम फिशरी, मछली पालन की इनकम जो है नॉन एग्रीकल्चर। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द अर्थ फ्रॉम द ब्रिक मेकिंग, अगर मान लो ईंटों को बनाने के लिए अगर मिट्टी बेची तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर। रेम्युनरेशन रिसीव होता है एज ए मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर फार्म, अगर आप एग्रीकल्चर फार्म के अंदर मैनेजर है और वहां से अगर आपको कोई सैलरी मिलती है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। डिविडेंड मिलता है कोई भी कंपनी से जो एंगेज है एग्रीकल्चर पर्पस में, तो भी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम ऑफ द बायर ऑफ द रिप क्रॉप, जो
बन चुकी है, मान लीजिए तैयार जो क्रॉप है, तो वहां से अगर कोई इनकम मिलती है तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म की, पोल्ट्री फार्मिंग नॉन एग्रीकल्चर, एंड इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरिया ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपको कुछ रेंट मिलना था एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आपको रेंट मिलना था, लेकिन क्या हुआ कि वो जो रेंट आपको नहीं मिला और वो लेट हो गया, और उस जो वो लेट हुआ उसके ऊपर आपने ब्याज लगा दिया, तो वो ब्याज की जो इनकम आ रही है वो आपकी जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मतलब एरियर ऑफ रेंट के ऊपर अगर कोई ब्याज मिलता है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। लो जी, एग्रीकल्चर इनकम के बाद अगला चैप्टर था चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें, सबसे पहली बात तो सैलरी हेड में इनकम तभी टैक्सेबल होगी अगर वहां पे क्या होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा। यहां पे स्पेशल बात ये है कि एमपी एमएलए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता। इसीलिए एमपी एमएलए को अगर कोई सैलरी मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है कहां पे, अदर सोर्स में, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं है। दूसरा, प्लेस ऑफ एक्रूअल सैलरी जो है वो कहाँ होना चाहिए, इंडिया के अंदर होगा, तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर मान लो कोई इंडियन सिटीजन जो है वो इंडिया की तरफ से आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के दौरान अगर वो इंडिया के बाहर रिक्रूटेड है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है, तो उसकी भी इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल होगी। चार्जेबिलिटी, जो चार्जेबल सेक्शन जो है वो सेक्शन 15, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर जो है वो क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है जिसपे आप नौकरी पे रखते हो, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब जो है वो होता है फ्रीलांसर, जिसके अंदर कोई पर्सन किसी के पास बंधे के काम नहीं करता, वो कहीं भी अलग अलग तरह से काम कर सकता है। फिर है फोरगोइंग ऑफ सैलरी, ये तो नॉर्मल सी बात है। टैक्स फ्री सैलरी वो होती है, ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्स फ्री सैलरी कौन सी, तो टैक्स फ्री सैलरी वो सैलरी होती है जिसके ऊपर टैक्स तो लगेगा बट वो टैक्स का भुगतान किसने कर दिया, एम्प्लॉयर ने कर दिया है। फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कुछ केसेस है, यहां से ये अगर आपको अमाउंट मिलता है तो ये क्या है, ये है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जो सैलरी हेड के अंदर जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। वो क्या क्या, सबसे पहला टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो वॉलंटरी रिटायर हुआ, या फिर अगर उसको जो है वो रिट्रेंच कर दिया कंपनी से, और अगर रिट्रेंच करते हुए अगर उसको कोई कंपनसेशन दिया, तो वो कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो उसके लिए टैक्सेबल होगा एज ए प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। दूसरा, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द ग्रेच्युटी, कोई भी टैक्सेबल पोर्शन मिलता है अगर ग्रेच्युटी का या कम्युनिटी पेंशन का या प्रोविडेंट फंड से, तो वो टैक्सेबल है कहां पे, सैलरी हेड में, किस नाम से, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। या अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के दौरान अगर आपको कोई पैसा मिला तो टैक्सेबल है कहां पे, सैलरी हेड में, किस नाम से, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। एंड अमाउंट रिसीव बिफोर टेकिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और अदर आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी मतलब नौकरी से पहले या नौकरी के बाद में अगर कोई पैसा मिलता है आपको, तो वो भी टैक्सेबल होगा कहां पे, आपके सैलरी हेड में, इन द नेम ऑफ द प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एंड एनी अदर पेमेंट जिसको नोटिफाई किया गया, तो ये सब जो है आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा इन द नेम ऑफ द क्या, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसके बाद आएगा जी आपका क्या, आप जो कंप्यूटेशन करते हैं सैलरी का वो कैसे होगा, जितने भी सैलरी, बेसिक सैलरी है उसको लिखो, जितने अलाउंस है उसको लिखो, जितने परक्यूसिस्ट मिला उसको लिखो, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी को जोड़ो। इनको जोड़ने के बाद आएगा इसमें क्या, ग्रोथ सैलरी, और ग्रोथ सैलरी में से माइनस होगी क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, रट्टा मार के जाना पड़ेगा सेक्शन 16। सेक्शन 16 के अंदर आने वाले डिडक्शन के नाम पे आपके पास 3 तरह की डिडक्शन आती हैं। एक है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलती है, तो वो एक मिनट रुको मैं आपको दिखा देता हूं ये, एक मिनट रुकिए, ये मैंने ना आपको एक बार ना अपने नोट्स के अंदर लिखवाया भी था एक जगह पे, और मैंने बोला था इसका ना थोड़ा सा आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा इसका पॉइंट कि क्रॉस 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 क्रॉस, ये देखो, ये जो आपका ग्रोथ सैलरी है, इस ग्रोथ सैलरी में से माइनस होंगे डिडक्शन। डिडक्शन की जो है वो सेक्शन 16 की, सेक्शन 16 में 3 तरह की डिडक्शन है, एक है स्टैंडर्ड, एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस। सबसे पहले आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये तो आपकी जो भी सैलरी का इनकम आएगा उसमें से स्टैंडर्ड आपको मिलेगी, लिमिट है। और फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो है वो मिलती है ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो ये लिखा हुआ है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो है वो कैसे होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो एक बार तो आपको सैलरी के अंदर ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगी डिडक्शन। डिडक्शन कैसे मिलेगी, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 3 पॉइंट है, तीनों में जो सबसे कम होगा वो डिडक्शन मिलेगी। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा मैक्सिमम कितना 5000 रुपए, और तीसरा जो है वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो तीनों में सबसे कम होगा उसकी मिल जाएगी आपको क्या, डिडक्शन। फिर है तीसरा जो डिडक्शन है वो है आपके प्रोफेशनल टैक्स की, और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो कितना आपका, जितना भी आपने प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया एक्चुअल में, तो इसकी डिडक्शन मिलती है हमेशा पेमेंट बेसिस पे, जितना भी पेमेंट करोगे उसके आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। इसके बाद में आते हैं जी आपका ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का टैक्सेबल होना या नॉन टैक्सेबल होना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एम्प्लॉइज पे। तो एम्प्लॉई कौन है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है फुली टैक्सेबल है, फुली एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट
एम्प्लॉय को, मतलब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे कोई ग्रेचुइटी मिलती है, फुली एग्जेम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दो केस बनते हैं। पहला कि क्या एम्प्लॉय ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है या ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। एक तो लिमिट याद रखना, लिमिट जो है वो है इसकी अब कितनी, 20 लाख। पहले 10 लाख थी, 10 लाख से बढ़ा के अब कितना कर दिया, 20 लाख। मतलब मैक्सिमम, मतलब जो आपकी एग्जामेशन जो है, तो 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी जो है वो क्या है आपकी, एग्जेम्प्ट है। तो बोलते हैं ग्रेचुइटी का जो पोर्शन बता रखा है, अगर एम्प्लॉय कवर्ड है ग्रेचुइटी एक्ट में तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट में क्या क्या, पहली कंडीशन 20 लाख, दूसरा एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, और तीसरा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जब आप रिटायर हुए उस टाइम आपकी सैलरी क्या थी वो, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, कि कितने साल आपने जो है वो कंप्लीट किया फॉर्म के अंदर। इन तीनों में जो सबसे कम आएगा वो आपका हो जाएगा एग्जेम्प्ट, और बाकी इनकम जो है, बाकी अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसके बाद आएगा जी पेंशन। पेंशन दो तरह के, एक है कम्यूटेड पेंशन जो सी जिसको आप कम्यूट करवा लेते हो, मतलब रिटायरमेंट के बाद में आप अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं मुझे इकट्ठा पैसा दे दो, उसको बोलते हैं कम्यूटेड। और एक होती है अनकम्यूटेड जो रेगुलर नेचर की है। तो अनकम्यूटेड पेंशन तो जो है वो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे आप नॉन गवर्नमेंट हो। और कम्यूटेड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के लिए फुली एग्जेम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट के लिए जो है वो देखना पड़ेगा वो क्या, जितना भी उसकी अगर उसको ग्रेचुइटी मिली या ग्रेचुइटी नहीं मिली। अगर ग्रेचुइटी नहीं मिली तो जितना भी उसकी कम्यूटेड पेंशन है उसमें से माइनस करेंगे कि हाफ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर ग्रेचुइटी भी ही मिली हुई है उसको तो फिर 1/3 जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के नाम पे आपके पास में 4-5 तरह के आ रहे हैं। एक है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, फिर है रिकॉग्नाइज नॉन गवर्नमेंट के लिए, फिर है अनरिकॉग्नाइज ये भी नॉन गवर्नमेंट, आगे वाले सारे नॉन गवर्नमेंट के लिए, फिर एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। तो इसके अंदर तो चाहे एम्प्लॉय हो या ना हो कोई भी पर्सन पैसा लगा सकता है। अब फिर है सुपर एनुएशन फंड, तो ये भी आपके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। सबसे पहले बात करूंगा स्टैट्यूटरी फंड का। तो स्टैट्यूटरी फंड के अंदर अगर मान लो चाहे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे चाहे ना करे, ये रहा अपने पॉइंट, ये सारा एग्जेम्प्ट रहेगा। मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉय अगर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80C में। इंटरेस्ट अगर मिलते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट मिलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे एग्जेम्प्ट। बात करेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर जो है अगर कोई पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो उसकी डिडक्शन मिलेगी कहां पे, सेक्शन 80C में। 80C के अंदर डिडक्शन क्या है, अवेलेबल है। अगर कोई पैसा जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो फिर क्या होगा, तो अप टू 12% ऑफ सैलरी तक जो है वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट है। सैलरी के अंदर क्या कहेगा, बेसिक सैलरी प्लस DA RB प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई ब्याज मिलता है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे तो 9.5% तक जो है वो क्या एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और लमसम अमाउंट जो मिलेगा वो सारा क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। इसके बाद जो आपका अनरिकॉग्नाइज्ड है वो देख लीजिएगा। एक स्पेशल बात जो है वो सुपर एनुएशन फंड की, ये ध्यान रखिएगा कि सुपर एनुएशन इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जो है वो एम्प्लॉय का रिलेशन होना जो है वो जरूरी नहीं है। तो जनरली क्वेश्चन तो RPF से आएगा या तो SPF का, जनरली तो वैसे RPF का ही आएगा, और या फिर आएगा URPF का, तो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद आएगा जी आपका लीव सैलरी। लीव सैलरी का मतलब जो है वो बेसिकली क्या कि हर एम्प्लॉय को जो है वो क्या साल में 30 दिन की जो है वो छुट्टी मिलती है, ठीक है। कोई उसको एनकैश करवा लेगा और कोई उसको अवेल करता है। तो लीव सैलरी अगर आपको मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो फुली एग्जेम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट के लिए जो है वो क्या, जितना भी एक्चुअल में लीव सैलरी का पैसा मिला वो या 3 लाख रुपए या 10 टाइम्स ऑफ द एवरेज सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे वो, या लीव एट द क्रेडिट जितनी छुट्टियां उसकी अभी पेंडिंग है इनटू में एवरेज सैलरी पर मंथ। इन चारों में जो सबसे कम आएगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के तौर पे अगर मान लो आपको कंपनी से हटा दिया, आपको रिट्रेंच कर दिया, और रिट्रेंच करते हुए अगर आपको कोई कंपनसेशन का अमाउंट पे किया तो जितना भी आपको कंपनसेशन मिलेगा उसमें से 3 में से जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। 3 में सबसे कम क्या, एक्चुअल रिटेंचमेंट कंपनसेशन वो, या 5 लाख रुपए, या 15/26 इंटू एवरेज 3 मंथ सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। जो तीनों में सबसे कम होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट है। बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसके बाद है कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर मान लीजिए आप जो अपने आप ही छोड़ के चले गए और उस टाइम अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलता है तो जितना भी कंपनसेशन मिलेगा वो, या फिर 5 लाख या हायर ऑफ द, ये जो 2 कंडीशन है इनमें जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट। और बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसके बाद आते हैं जी अलाउंसेस। अलाउंसेस के नाम पे कुछ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ये देखो जी, ये हमारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। कौन कौन से हैं जी, DA एंटरटेनमेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, लंच और टिफिन अलाउंस, ओवर टाइम, सर्वेंट, वार्डन, नॉन प्रैक्टिसिंग, टेलीफोन और ये एनी अदर। ये सब अगर 1 रुपए भी मिलेगा तो सारा का सारा टैक्सेबल है। इसके अलावा कुछ एक अलाउंस ऐसे हैं जो कैटेगरी इसमें बना रखे हैं, जो ये 6 तरह के अलाउंस ऐसे हैं जो
जितना भी मिलेगा उसमें से जितना भी आपने ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने में खर्च कर दिया वो एग्जेम्प्ट और बाकी टैक्सेबल। कौन कौन सा? यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर, एकेडमिक और कन्वेंस। और इसके अलावा जो आएगा वो कौन सा? ये कुछ ऐसे हैं जो पर्सनल कैटेगरी के। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट है। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल अगर हैंडीकैप है तो उसके लिए 3200 रुपए और नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो है 1600 रुपए पर मंथ जो है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा फिर कुछ आते हैं जी आपके ये कैटेगरी सी। ये कौन से है जी? ये है अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर अगर मान लो जॉब काम करता है तो उसके लिए जो है वो ये बोला गया क्या कि जितना भी उसको अमाउंट रिसीव हो उसका 70% या 10,000 रुपए पर मंथ वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट है। फिर कुछ हाउस रेंट अलाउंस है। अगर मान लो आपको जो है वो अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट के तौर पर जो है हाउस रेंट का भुगतान करने के लिए कोई अलाउंस मिला तो जितना भी अलाउंस मिलेगा उसमें से जो है वो 3 कंडीशन में सबसे जो कम होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। 3 कंडीशन कौन कौन सी? पहला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। दूसरा मेट्रो सिटी में अगर घर लिया है किराए पे तो 50% और नॉन मेट्रो में तो 40% ऑफ सैलरी। और तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव। ओके, सैलरी का यहाँ पे मतलब जो है वो क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। जो फिक्स कमीशन मिलता है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा किसी का फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये 4 तरह के अलाउंस है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सा? अगर कोई डेली अलाउंस मिलता है एमपी एमएलए को फुल्ली एग्जेम्प्ट है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई अलाउंस मिलता है फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर कोई पर्सन जो इंडिया के बाहर सर्विस करने के लिए गया हुआ है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एम्बेसी के अंदर भेजा हुआ है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और अगर मान लो कोई भी यूपीएससी का चेयरमैन है तो उनके लिए या यूएनओ से अगर मान लो कोई आपको अलाउंसेस मिलता है वो सारा क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो ये आपके हो गए अलाउंसेस का पोर्शन। इसके बाद आएगा जी आपका कुछ अदर अलाउंस के बारे में ये बता रखा है, लिमिट है, कंडीशन, तो ये आप देख लीजिएगा। ये तो लिमिट्स है जो आपको याद करनी है, क्लासरूम में करवाया था। इसके बाद आएगी जी अब आपकी कुछ फैसिलिटी। रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर आपका अनफर्निश्ड एकोमोडेशन आपको दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके अंदर तो हम देखेंगे क्या कि जो लाइसेंस फीस उन्होंने प्रिस्क्राइब करी है तो टीवीओपी बोल दो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, तो वो कितना है आपका जो लाइसेंस फीस है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट के लिए देखना पड़ेगा कि घर किसका, घर एम्प्लॉयर का खुद का है, मतलब अगर एम्प्लॉयर आपको घर की फैसिलिटी दे दे, ठीक है, तो आपको तो फैसिलिटी मिलेगी ना, तो आपके लिए टैक्सेबल होगा। तो यहां देखना पड़ेगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि घर किसका, घर एम्प्लॉयर का खुद का है वो उसने दे दिया या उसने किराए पे लेके अपने एम्प्लॉय को दिया। अगर घर है खुद का तो देखना पड़ेगा कहां पे सिचुएटेड है, पॉपुलेशन देखेंगे उस एरिया की। अगर जहां पे वो घर है वहां की पॉपुलेशन जो है वो अगर 10 लाख या 10 लाख से कम है, ठीक है, तो 7.5% सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। 10 लाख से ऊपर है लेकिन 25 लाख से कम है तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर 25 लाख से जो है वो क्या ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और अगर किराए पे लेके दिया है तो जितना भी एक्चुअल हायर चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे किया या 15% ऑफ सैलरी जो दोनों में कम होगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अगर फर्नीचर भी दिया तो फर्नीचर की वैल्यू को भी जोड़ोगे। फर्नीचर खुद का है, कोस्ट का 10% ऐड कर लो, फर्नीचर किराए पे लेके दिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस जोड़ लो। अगर उससे कुछ रिम्बर्स करवा लिया तो उसको माइनस कर लेंगे वहां से। इसके अलावा अगर होटल में एकोमोडेशन दी है तो 24% ऑफ सैलरी या एक्चुअल चार्ज विच एवर इज लेस वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा आएगा जी अब आपका ये हो गया लोन। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, तो उसके अंदर जो है वो आपको रेट देखना पड़ेगा एसबीआई का, ठीक है, जो भी एसबीआई का रेट चल रहा है उस लोन के ऊपर उतना रेट जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अगर ट्रैवलिंग एकोमोडेशन जो है वो टूर फैसिलिटी अगर प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो टूरिंग के लिए जो भी खर्चा किया वो उसमें से जितना एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर मान लो खाना पीना कुछ दिया, फ्री मील दिया, तो फ्री मील के लिए ये है पहली बात, तो फ्री मील अगर दिया है कहाँ पे, अगर फ्री मील की फैसिलिटी दी है उसने कहा पे रिमोट एरिया में तो एग्जेम्प्ट है। और फ्री मील अगर दिया, खाना पीना दिया और खाना पीना अगर 50 रुपए पर थाली तक जो है वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। 50 से ऊपर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, अगर काम के दौरान अगर चाय मिलती है, टी और स्नैक मिलते हैं या नॉन अल्कोहलिक बिवरेज मिलती है तो वो सारा का सारा क्या है? एग्जेम्प्ट है। इसके बाद में अगर गिफ्ट मिलता है तो कैश में गिफ्ट मिला फुली टैक्सेबल है। अगर काइंड में मिलता है तो 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ सैलरी हेड के अंदर तो 5,000 रुपए लिमिट है, अदर सोर्स पे 50। भाई यहाँ पे जो गिफ्ट मिल रहा है वो एम्प्लॉयर से मिल रहा है और वहां पे कुछ रिलेटिव या किसी और से मिल रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है जी आपका क्रेडिट कार्ड का खर्चा। अब ये ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड हो गया, क्लब के कार्ड हो गए, अगर वो सभी लोगों को बनवा के दिया है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है, या ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया तो एग्जेम्प्ट रहेगा। और अगर पर्सनल पर्पस के लिए दिया तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कार की फैसिलिटी दी है मान लो, या फिर कोई भी मूवेबल एसेट अगर आपको प्रोवाइड करवाई है, कार के अलावा कोई मूवेबल एसेट दिया तो जो भी उसकी कॉस्ट है उसका 10% आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कुछ अमाउंट रिम्बर्स करवा लिया, ले लिया आपसे, तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन, ये आपका आ गया। अगर मान लो ट्रांसफर करते हैं तो
कंप्यूटर के लिए जो है वो 50% का डेप्रिसिएशन काट के और बाकी अमाउंट जो है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मोटर कार के लिए 20% का रेट है और इसके अलावा कोई और एसेट है तो उसके ऊपर 10% का रेट है, लेकिन वहां पे एसएलएम मेथड लगेगा। पहले वाले दोनों के अंदर कौन सा डब्ल्यूडीवी मेथड है, अलग ये करवा रखे, देख लीजिएगा। फिर है जी आपका ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स। अगर बात करता हूं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स का, तो यहां पे अगर मान लीजिए अगर आपको डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट का फैसिलिटी अगर आपको प्रोवाइड करवाया, अगर आप है कौन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, तो आपके लिए वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। जितना अमाउंट आपसे लेंगे वो आप माइनस कर लेंगे। अगर आपको गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर सप्लाई अगर मान लो ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया, तो जितना भी खर्चा आएगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपसे कुछ रिम्बर्स करवा लिया तो वो माइनस कर देंगे। एजुकेशन फैसिलिटी अगर दी गई है मान लीजिए, तो उसमें सिंपल सी बात है, एजुकेशन फैसिलिटी देखना पड़ेगा पहले। एजुकेशन फैसिलिटी कहाँ दी गई, खुद के एम्प्लॉयर ने जो है एजुकेशन फैसिलिटी अगर खुद के उसमें दी है, खुद के स्कूल के अंदर, तो वो केसेस क्या बनेगा, अगर स्कूल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर खुद का है, तो अगर पर बच्चे पे खर्चा 1000 रुपए देगा था तो एग्जाम्प्ट 1000 से ऊपर होगा तो सिमिलर इंस्टीट्यूशन की जो फीस लगेगी ना, वो हम आपसे जो है वो क्या कर लेंगे, रिइंबर्स करवा लेंगे। इसके बाद में है ट्रांसपोर्टेशन, ये नॉर्मल है। मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। अगर इन इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी है ये 4 पॉइंट के अंदर, तो फिर देखना पड़ेगा ये अगर मेडिकल फैसिलिटी जो है वो दी गई है कहां पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई भी ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल विच इज अप्रूव्ड बाय सीआईटी, लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल या एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में, तो सारा का सारा अमाउंट क्या रहेगा, एग्जाम। उसके ऊपर जो भी इसके अलावा कहीं भी मेडिकल फैसिलिटी दिया गया तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अगर मेडिकल फैसिलिटी दी आउटसाइड इंडिया तो फिर क्या होगा, तो फिर 3 खर्चे होते हैं, ट्रेवलिंग का खर्चा, स्टे का खर्चा, और ट्रेवलिंग हो गया, स्टे हो गया, और इलाज का खर्चा, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो उसके अंदर जो है वो क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा और स्टे के खर्चे के अंदर जो है वो ये बोला गया है कि अगर मान लो जितना भी आरबीआई ने अप्रूव कर दिया वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल। और ट्रेवलिंग वाले के अंदर देखना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 2 लाख रुपए से क्या है ऊपर है, जीटीआई 2 लाख से ऊपर अगर उसकी हो गई है, तो उसके लिए जो है वो होल अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। किसका, जो ट्रेवलिंग का है। और अगर 2 लाख से कम है तो होल अमाउंट ट्रेवलिंग का जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। फिर लीव ट्रेवल कंसेशन अगर मिलती है तो फिर देखना पड़ेगा, एयर से अगर मिला तो इकोनॉमिक क्लास से अगर कोई खर्चा किया एग्जाम्प्ट है। अगर मिला रेल से तो फर्स्ट एसी तक का जो खर्चा किया एग्जाम्प्ट है। अगर मिला इसके अलावा कोई भी तो डीलक्स फेयर जो होता है, डीलक्स कोचेस से अगर आप जाते हैं तो वो उतना तक का खर्चा जो है वो क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। इसके बाद में है जी आपका मोटर कार की फैसिलिटी। तो ये आपको मैंने बताया था मोटर कार के केस के अंदर जो है बेसिकली क्या होता है, मोटर कार के अंदर हम लोग देखते हैं पहले कि कार किसकी है, ठीक है ना। अगर कार जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए दी गई है तो फिर सारा का सारा जो है वो क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट होता है, क्योंकि कुछ भी आपके पर्सनल पर्पस के लिए टैक्सेबल नहीं है, मतलब पर्सनल यूज नहीं कर रहे हो। और अगर पर्सनल यूज भी करते हो तो फिर वहां पे आपके 2 केसेस आ जाएंगे, ठीक है ना, कि कार किसकी है, कार एम्प्लॉय है, कार एम्प्लॉयर की है, वो मैंने आपको करवा रखा है। इसके बाद में आपका मेन जो पॉइंट है वो है टीडीएस के प्रोविजन का। बाकी आप रीडिंग जरूर करके जाएंगे बाकी पॉइंट्स का भी, ठीक है। टीडीएस के प्रोविजन की अगर मैं बात करता हूं तो पहली बात तो ये है कि टीडीएस जो है वो आपके इसके ऊपर कटेगा, आपकी जो इनकम है उसके ऊपर टीडीएस जो है वो कटेगा, ठीक है। अगर आपकी टोटल इनकम जो है पूरे साल की अगर वो बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा हो जाती है तो एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी का पेमेंट करेगा तो टीडीएस काट के करेगा। जब वो टीडीएस काटेगा तो आपको फॉर्म नंबर 16 देगा, जिसके बेस पर आप जो है गवर्नमेंट को बताओगे कि पहले इनकम टैक्स का पेमेंट एज पर द टीडीएस हम कर चुके हैं, तो उसके लिए फॉर्म 16 जो है वो जनरेट करके आपको दिया जाएगा। ये है जी आपका सैलरी के मेन प्रोविजंस, ठीक है। इसके बाद आता है जी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगला हेड जो है वो है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। अगर बात करूंगा हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले बात तो जो है वो है निकालना जीएवी। जीएवी कैसे निकलती है, तो जीएवी को कंप्यूट करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा 4 तरह के वैल्यू। एक होता है आपका म्युनिसिपल वैल्यू, एक आपका फेयर रेंटल वैल्यू, एक आपका स्टैंडर्ड रेंट और एक आपका एक्चुअल रेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू दोनों को कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लेस। फिर उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर, कंपेयर विद एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर। अगर किसी भी केस के अंदर एक्चुअल रेंट सबसे ज्यादा है तो वही आपका क्या बन जाएगा, जीएवी। जो भी आपका जीएवी होगा उस जीएवी में से माइनस करते हैं आप लोग क्या, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन पहली बात तो मिलती है पेड बेसिस पे, दूसरा पेड बाय ओनर होना चाहिए, ठीक है, या पेड बाय अगर टेनेंट है तो ऑन बिहाफ ऑफ ओनर होना चाहिए। करने के बाद जो आएगा वो था आपका एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से फिर माइनस होता है रिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सैलरी हेड में था सेक्शन 16, यहां पे है सेक्शन 24। और सेक्शन 24 के अंदर जो रिडक्शन मिलती है वो आपकी 2 तरह की, एक है आपकी स्टैंडर्ड कितना 30% और एक है आपका इंडस्ट्रियल लोन का। इंडस्ट्रियल लोन की रिडक्शन जो है वो मिलती है कितना आपकी, अगर आपने
अगर लेट आउट किया हुआ है तो अनलिमिटेड है, और अगर मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख रुपए तक की आपको जो है वो रिडक्शन मिलती है, और अगर रिपेयरिंग वाला केस है तो कितना 30,000 रुपए। इसके बाद में आता है जी आपका प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन। अगर आपने मान लीजिए लोन लिया था घर को बनाने के लिए तो आपको पहले देखना पड़ेगा उसकी रिडक्शन कैसे मिलेगी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान अगर मान लो कोई ब्याज है तो उसकी रिडक्शन मिलेगी आपको 1/5 मतलब 20%, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन की 100%। इसके बाद है जी आपका वो 2 लाख रुपए वाला जो केस था ना, अब पहले क्या होता था कि अगर एक से ज्यादा घर है तो एसएससी को जो है वो क्या करना पड़ता था कि एक ही घर को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता था, बाकी सबको डीम टू बी लेट आउट दिखाना पड़ता था। लेकिन अब ये केसेस जो है वो 2 घर तक का कर दिया कि अब अगर मान लो किसी एसएससी के पास 4 घर है या 5 घर है तो 5 में से वो 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है और बाकी को जो है वो डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। इसके बाद है जी आपका अगर प्रॉपर्टी को होल्ड किया एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो नोशनल रेंट चार्ज करेंगे और उसके बेस पर आपको उस अमाउंट के ऊपर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद है प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपके लिए टैक्सेबल है, अगर आप नॉन रेसिडेंट है या फिर अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आपके लिए क्या रहेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद है जी आपका एरियर का पोर्शन, ये तो कंपटीशन बता दिया, कंपटीशन ऐसे करते हैं। फिर एरियर, अगर आपको प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो पिछले सालों का कोई रेंट मिलता है, कोई एरियर मिलता है, ठीक है, या कोई अनलेस रेंट जो है वो रिकवर होता है तो वो इस साल जो है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो उसमें से फ्लैट 30% की जो है वो आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर, अगर कई सारे लोगों ने मिलकर जो है वो प्रॉपर्टी को ओन किया तो उस केस के अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं, सभी को जो है वो क्या कर लो, मतलब जो भी टोटल इनकम आएगी उसको तीनों के अंदर जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और वो जो 2 लाख रुपए वाली कंडीशन है वो सबके लिए, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख का केस होता है वो सबके लिए जो है वो इंडिविजुअल डिडक्शन आपको मिलेगी 2-2 लाख की। लो जी, ये आपका हो गया। फिर डीम डोनर का कुछ केसेस दे रखे, इन केसेस में आपको डीम डोनर माना जाएगा और जो इनकम है वो आपके हैंड में टैक्सेबल मानी जाएगी। फिर है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई लॉस होता है तो उसको आप करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी की दूसरे घर की इनकम से सेट ऑफ करवा सकते हो, नहीं तो किसी दूसरे हेड से जो है वो आप इसको सेट ऑफ करवा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना, 2 लाख। इसको पढ़ेंगे भी आगे। ये है जी आपका हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है जी आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जी कैपिटल गेन कैसे राइज होता है, तो कैपिटल गेन राइज होता है बाय ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया तो उसको ट्रांसफर करने पर जो गेन राइज होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कैपिटल गेन। अब कैपिटल एसेट कौन सी होती है, कोई भी कैपिटल एसेट का मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे आपने इसको बिजनेस के लिए अंदर यूज किया, क्या बिजनेस में यूज नहीं किया, वो सब आपकी कैपिटल एसेट है, एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ के, इनको छोड़ के। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। कोई भी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी में किसको कवर नहीं किया गया, जो भी आपकी ज्वेलरी है, ड्रॉइंग है, कोई पेंटिंग है, स्कल्पचर है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ये सब जो है ये है तो आपकी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, बट ये कैपिटल एसेट इसको मतलब, लेकिन इसको जो है मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं डाला गया, बोले तो ये कैपिटल एसेट है। ठीक है, इसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो अगर इंडिया के अंदर ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या जो आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर अगर आपको कोई बॉन्ड मिलता है तो ये भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। इसके बाद आएगा जी, अगर मान लीजिए ये कुछ केसेस बता रखे हैं यहाँ पे कि टीवी हो गया, कार हो गया, मोबाइल फोन हो गया, जो आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। इनको बेचने पर कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। लेकिन अगर ज्वेलरी आपके पास कोई सोना चांदी पड़ा, अगर उसको आप सेल करोगे तो उसको बेचने पर कैपिटल गेन आएगा, चाहे वो पर्सनल नेचर का ही क्यों ना हो। फिर ये कुछ बता रखे। इसके बाद कोई कैपिटल एसेट जो है वो, कोई एसेट जो है वो मतलब कैपिटल एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म है। जैसे देखो कैपिटल गेन 2 तरीके का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज होता है बाय ट्रांसफर ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज होता है बाय ट्रांसफर ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब कौन सी एसेट को लॉन्ग टर्म माना जाए या कौन सी को शॉर्ट टर्म माना जाए वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पीओएच के ऊपर। बोल तो पीरियड ऑफ होल्डिंग, सारे क्लासेस में करवा रखा है। पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए क्या बोला गया, अगर सिक्योरिटी है या यूटीआई की कोई यूनिट्स है तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना, 12। अगर मान लो आपने किसी भी शेयर को या सिक्योरिटी को जो है वो शेयर बोलो, अगर आपने किसी भी सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी, लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज उसको, या यूटीआई की कोई यूनिट को, या फिर आपने जीरो कूपन बॉन्ड को, अगर 12 महीने या 12 महीने से कम अगर आपने जो है वो होल्ड किए तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म, और 12 महीने से अगर ऊपर कर दिया तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म। दूसरा, शेयर्स नॉट लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं है तो उनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो कितना है आपका, 24 महीने। तो 24 महीने या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ऊपर तो लॉन्ग टर्म। इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो उसके अंदर भी जो है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो कितना, 24 महीने। 24 से उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, 24 से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। और इसके अलावा कोई अदर एसेट है तो उसके लिए जो केस बनेगा वो क्या है, 36 महीने का।
तो ये आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग का हो गया। इसके बाद कैसे कंप्यूट करते हैं कैपिटल गेन, तो उसके लिए बता रखा है क्या, सबसे पहले सेल कंसिडरेशन आएगा, उसके बाद उसमें से माइनस करना पड़ेगा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कर दिया, करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें से माइनस होगा COA अगर शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सिंग की जाती है। फिर उसमें से माइनस होगा आपका क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शॉर्ट टर्म है तो, और अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं आप ग्रोस कैपिटल गेन। फिर माइनस होगी उसमें रिडक्शन अंडर सेक्शन 54, तो यहाँ पे रिडक्शन का सेक्शन कौन सा 54। करने के बाद जो आएगा वो आपकी होगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और आपका लॉन्ग टर्म भी। फिर कुछ प्रोविजन बता रखे हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में है आपका मेन पॉइंट, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर मैंने पूरा चार्ट आपको बताया था, ये था ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। तो आपको मैंने बताया था अगर टेंजिबल है तो आपको देखना पड़ेगा परचेज कब करी है। अगर करिए 1/4/2001 से पहले तो फिर एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को, वो विचेवर इज हायर वो देखना पड़ेगा। ये 1/4/2001 क्यों लिया, पहले यहाँ पे 1981 होता था, लेकिन अब इंडेक्सिंग जो है उसके लिए जो आपका बेस ईयर है वो 2001 को मान लिया है, ठीक है ना। और अगर किसी एसेट को परचेज किया 1/4/2001 को या उसके बाद में तो फिर ओनली परचेज प्राइस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका फेयर मार्केट वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर इनटेंजिबल एसेट के लिए क्या है, वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, नॉन स्पेसिफाइड के लिए तो कोई केस ही नहीं है। स्पेसिफाइड है तो देखना पड़ेगा अगर इंटेंजिबल एसेट आपके सेल्फ जनरेट है, मतलब कई बार क्या होता है कुछ पर्सन खुद से गुडविल को जनरेट कर लेते हैं, तो उनके लिए जो है वो वैल्यू, गुडविल की वैल्यू क्या रहेगा, नील। मतलब सेल्फ जनरेटेड एसेट के लिए वैल्यू क्या है, नील। और अगर वो परचेज है तो उसके लिए देखना पड़ेगा क्या, परचेज प्राइस। इसके बाद आएगा जी आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये तो नॉर्मल था। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या बोलता है, इन केस ऑफ गुडविल और बिजनेस पेटेंट कॉपीराइट राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस प्रोफेशन, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा क्या रहेगा, नील रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप कंसीडर करोगे तो आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट करिए 1/4/2001 से पहले उसको इग्नोर करना पड़ेगा, 1/4/2001 को करिए तो उसको आप कंसीडर करेंगे। इसके बाद में आता है जी आपके नए पॉइंट, जो जरूरी है वो है बोनस शेयर वाला। आ जाओ जी बोनस शेयर पे। बोनस शेयर, अगर बोनस शेयर मिलता है आपको 1/4/2001 से पहले तो उसकी आप जो है वैल्यू लेके चलोगे, और वैल्यू क्या होगी, जो 1/4/2001 को वैल्यू है वही आपका फेयर मार्केट वैल्यू, जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। लेकिन अगर आपको बोनस शेयर मिलता है 1/4/2001 को या उसके बाद में, तो उस बोनस शेयर की वैल्यू क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी। फिर राइट इशू के लिए जो है वो क्या है, राइट इशू अगर मान लीजिए आपको मिला, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर्टी को, अगर आपने शेयर्स को परचेज कर ही लिया तो जो भी आपने पेमेंट किया वो आपका माना जाएगा। लेकिन अगर आपने राइट को रिनाउंस कर दिया, मतलब आपने अपने राइट को बेच दिया, तो वहां पे कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा, और उसके लिए जो है वो क्या, जितने आपने बेचा वो, और माइनस में क्या होगा, नील, क्योंकि राइट जब आपको मिलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, तो जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान के उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है जी आपका पॉइंट नया, अब एग्जामिशन का बाकी पॉइंट है उसको रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो अब आता है जी आपका ये, अगर मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर में कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचा, मैं एक पॉइंट पूरा करवाता हूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी रेजिडेंशियल हाउस बेचा, बेचने पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, उस कैपिटल गेन को अगर एग्जाम्प्ट करवाना है तो जिस दिन बेचा उससे 1 साल पहले या अगले 2 साल, अगले 3 साल में, जिस साल बेचा उससे 1 साल पहले या अगले 2 साल में अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करते हो, या जिस साल आपने बेचा उससे अगले 3 सालों में कोई भी रेजिडेंशियल हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हो, तो जितना भी पैसा आप उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे वो सारा सारा क्या हो जाएगा, एग्जाम, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बाकी आप रीडिंग कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 54 जो है वो है किससे, रेजिडेंशियल हाउस से। सेक्शन 54 बी में रिडक्शन मिलती है किससे, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से। सेक्शन 54 डी के अंदर रिडक्शन जो है वो है क्या, अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया आपकी लैंड एंड बिल्डिंग को। सेक्शन 54 इसी के अंदर क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके अंदर, बॉन्ड में, जो ये थोड़ा आ सकता है कि जो ये है ना आपके NHAI के बॉन्ड, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड, या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड, या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड, इसके अंदर कोई भी पैसा लगाओ तो 50 लाख, एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो कितनी है, 50 लाख, 50 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है वो क्या एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो है जी आपका सेक्शन 54F, ये है क्या, अगर कोई कैपिटल गेन मिला ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट टू चार्ज इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द रेजिडेंशियल हाउस, तो उसके लिए सेक्शन 54F है। फिर शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू द रूरल एरिया में अगर लेके जाएंगे, अगर मान लो आपके कोई अंडरटेकिंग लगी हुई है कहां पे, अर्बन एरिया में, अर्बन से लेके जा रहे हो कहां पे, रूरल एरिया में, तो सेक्शन 54G में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आपकी कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगी हुई है कहां पे, अर्बन एरिया में, वहां से लेके जा रहे हो कहां पे, SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, सेक्शन 54G एप्लीकेबल होगा। अगर अब आप जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी भी रेजिडेंशियल प्लॉट को, ठीक है, ये लैंड को, और सेक्शन 54 में अगर एग्जाम्पशन नहीं लेते हो तो सेक्शन 54G के अंदर आप एग्जाम्पशन ले सकते हो।
इसके बाद आपका सेक्शन 54 ये तो आपका वो है इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी कैपिटल गेन मिला तो आप उसको इन्वेस्ट करें कहाँ पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट से नोटिफाइड यूनिट से उसके अंदर, तो आपको एग्जम्पशन यहाँ मिल जाएगी। फिर टैक्स रेट बता रखा है नॉर्मल, अगर बात करें टैक्स रेट जो है वो सेक्शन 112 एप्लीकेबल है, उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना आपका 20%, टैक्स रेट कितना 20। लेकिन अगर आपने कोई भी मान लीजिए ऐसा प्रीवियस ईयर के अंदर आपने कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी को जो है वो क्या किया, सेल किया, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड को बेचा, या बिजनेस यूनिट ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट को अगर आपने सेल किया, ठीक है, इनमें से अगर आपने कुछ बेचा, उसके ऊपर अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर एसटीडी पे किया है, ठीक है, तो टैक्स लगेगा 10%, और अगर एसटीडी पे नहीं किया तो टैक्स लगेगा कितना 20%। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अगर 1 लाख रुपए तक का अगर सेक्शन 112 के अंदर जो है वो ये बोलता है सेक्शन 112A, ठीक है, 1 लाख रुपए तक का अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो क्या एग्जाम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर जो है उसको वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 20% वाला, ठीक है ना। तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो जनरली 20% है। और अगर बात करूंगा शॉर्ट टर्म का, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो है वो क्या है, उसके ऊपर लगता है आपका स्लैब रेट, सिर्फ एक को छोड़ के सेक्शन 111A। तो सेक्शन 111A की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या बोलता है, अगर मान लीजिए आपने कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी को सेल किया, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड को बेचा, या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को अगर आपने बेचा, और बेचते हुए अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट किया हुआ है, तो जितना भी आपका कैपिटल गेन बनता है उसके ऊपर आपको 15% की रेट से जो वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जनरली शॉर्ट टर्म की अगर कोई पूछे, पेपर में क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आप बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को जो है वो स्लैब रेट के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगता है, एक को छोड़ के जो सेक्शन 111A के अंदर क्या है कवर्ड है। इसके बाद जो है इंडेक्सिंग का ये थोड़ा सा याद करके जाना कि अपना करंट ईयर जो इंडेक्स है वो है 289, और जो बेस है इसका वो है 2001-2, वो क्या है आपका 100 है। तो करंट ईयर का ये है 289। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से ये 289 थोड़ा याद रखना कि अगर पेपर में ना दे तो, ठीक है ना। ये है जी आपके मेन प्रोविजन किसके, कैपिटल गेन के। इसके बाद आता है जी आपका अदर सोर्स। सबसे पहले अदर सोर्स में डीम्ड इनकम, डीम्ड डिविडेंड बता रखा है, लेकिन मैं सीधा ये बताऊंगा डिविडेंड के अलावा अगर हम बात करते हैं, डिविडेंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। डिविडेंड मिला कहां से, इंडियन कंपनी से, या डिविडेंड मिला कहां से, फॉरेन कंपनी से। अगर डिविडेंड मिलता है इंडियन कंपनी से तो एग्जेम्प्ट है, एक को छोड़ के। अगर वो डिविडेंड का अमाउंट 10 लाख रुपए से क्या मिला ज्यादा है तो फिर वो आपके लिए जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो 10 लाख रुपए से जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 10% की रेट से आपके ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इनकम अगर डिविडेंड मिलता है फ्रॉम इंडियन कंपनी तो 10 लाख रुपए से अगर वो क्या है ज्यादा है तो वो जो ज्यादा अमाउंट है, मान लो कि 14 लाख मिला तो 4 लाख रुपए जो है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ कितना, टैक्स का रेट कितना है इस पे 20। और फॉरेन कंपनी से अगर कोई डिविडेंड मिलता है तो वो सारा का सारा आपके लिए जो है वो क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। इसके बाद में बात आती है किसकी, गिफ्ट की। गिफ्ट की बात करूंगा तो गिफ्ट मिलेगा 3 तरीके से, या तो गिफ्ट मिलेगा कैश में। अगर कैश में कोई भी गिफ्ट मिला, ठीक है, तो 50,000 रुपए से ऊपर अगर 1 रुपया भी मिला तो पूरा का पूरा अमाउंट जो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर अगर मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के अंदर तो वहां पे देखने पड़ेंगे 2 केस है कि विदाउट कंसिडरेशन मिला या विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिला। विदाउट कंसिडरेशन मिला है तो अगर उसकी एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसको कंसिडर करना पड़ेगा, वो 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां पे लेना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू, अगर वो 50,000 रुपए से ऊपर है तो जितना भी अमाउंट 1 रुपया भी ऊपर हो गया तो होल अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कुछ पैसा ले लिया, मतलब अगर आपको गिफ्ट जो मिला तो है, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में तो मिली, लेकिन अगर मान लो बदले में कुछ कंसिडरेशन आपसे ले लिया है तो फिर पहले वहां पे निकालना पड़ेगा गिफ्ट अमाउंट। अगर गिफ्ट अमाउंट जो है वो 50,000 रुपए से ऊपर है तो होल अमाउंट टैक्सेबल, अगर गिफ्ट अमाउंट जो 50,000 से कम है तो होल अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एक स्पेशल बात जो आपको याद रखने वाली है वो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो है वहां पे कंप्यूटेशन होता है आपका इंडिविजुअल बेसिस पे, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कंप्यूटेशन जो है वो आपका होता है होलिस्टिक नेचर पे, ठीक है ना। अब किस किस केस में गिफ्ट का अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, अगर गिफ्ट मिलता है ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज के दौरान, या कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द डोनर, या विल के अंदर इनहेरिटेंस में, या रिलेटिव से अगर कोई गिफ्ट मिलता है, या मिलता है किसी लोकल अथॉरिटी या कोई फंड फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से, तो ये यहां से अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा आपके लिए, एग्जेम्प्ट है, ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और इनकम यहां पे आपको बता रखी है। इंटरेस्ट की इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम टेनेंट फ्रॉम सबलेटिंग करके अगर कोई इनकम कमाते हो तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। फिर अगर कोई टीचर को रेम्युनरेशन मिलता है
एग्जामिनेशन वर्क से तो वो टैक्सेबल है आपका अदर सोर्स में। रॉयल्टी टैक्सेबल है। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर को मीटिंग में बैठने की डायरेक्टर फीस मिलती है, वो टैक्सेबल है अदर सोर्स में। रेंट ऑफ लैंड नोट अपॉर्टेंट टू एनी बिल्डिंग टैक्सेबल है आपका कहाँ पे, अदर सोर्स के अंदर। एग्रीकल्चर इनकम अगर मिलती है आउटसाइड इंडिया से, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम मार्केट फेरी फिशरी टैक्सेबल, लीज और प्रॉपर्टी से टैक्सेबल है। रेमिनेशन अगर मिलता है आर्टिकल्स को राइट करके, अगर कोई रेमिनेशन मिल रहा मान लो तो वो भी टैक्सेबल है। अनडिस्क्लोज इनकम जो होती है वो भी आपकी टैक्सेबल है कहाँ पे, अदर सोर्स के अंदर। इसके बाद खुद के कंट्रीब्यूशन के ऊपर अगर मान लो यूआरपीएफ में अगर आपने कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया था उसके ऊपर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला तो वो भी टैक्सेबल है कहाँ पे, अदर सोर्स में। एमपीएमएलए को जो सैलरी मिलती है टैक्सेबल है कहाँ पे, अदर सोर्स में। कोई इंश्योरेंस कमीशन मिला, वो इंश्योरेंस कमीशन जो पीजीपी एक्ट में टैक्सेबल नहीं था तो वो टैक्सेबल हो जाएगा कहाँ पे, अदर सोर्स में। रेंट ऑफ ट्रेडमार्क, आपका कोई ट्रेडमार्क था आपने उसको किराए पे दे दिया तो वहां से अगर कोई रेंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा कहां पे, अदर सोर्स में। डायरेक्टर कमीशन फॉर गिविंग गारंटी टू बैंक, डायरेक्टर कमीशन फॉर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर, ये सब टैक्सेबल होगा कहां पे, अदर सोर्स में। फैमिली पेंशन, पेंशन नॉर्मल मिलती है एम्प्लॉई को, टैक्सेबल है कहां पे, सैलरी हेड में। उसके घर वालों को फैमिली पेंशन मिली, टैक्सेबल होगी कहां पे, अदर सोर्स में। अब बात यह है कि अगर फैमिली पेंशन मिलती है 3 लोगों को, किस किस को, अगर फैमिली पेंशन मिलती है मान लीजिए किसी भी ऐसे गैलेंट्री अवॉर्डी को, ठीक है, किसको, गैलेंट्री अवॉर्डी जिसको बहादुर पुरस्कार मिला उसके घर वालों को, या फैमिली पेंशन जो है वो मिलती है वो किसी आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स को जो ड्यूटी के दौरान जो है बेचारे एक्सपायर हो गए थे तो उनको, उनके लिए जो है फैमिली पेंशन का केस आया क्या कि फैमिली पेंशन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। नॉर्मल केस में फैमिली पेंशन जितना भी मिलेगा उसमें से 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या 15,000 रुपए विच एवर इज लेस, वो क्या हो जाएगा आपके लिए, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद ये सब आपके टैक्सेबल हो जाएगा। फिर है क्रिकेट, जो क्रिकेट मैच वाले जो हैं अपने जो प्लेयर्स हैं, अगर वो इंडिया के अंदर कोई टेस्ट मैच खेलते हैं 75% अमाउंट एग्जेम्प्ट है। अगर वो इंडिया के अंदर कोई अदर मैच खेलते हैं टेस्ट मैच के अलावा, वनडे खेलते हैं या 2020 खेलते हैं तो उनके लिए क्या कि होल अमाउंट एग्जेम्प्ट है। और अगर वो इंडिया के बाहर अगर कोई गेम खेल के आते हैं तो जितना भी वो पैसा कमाएंगे उसका 50% जो है मैच फीस वो आप उनके लिए एग्जेम्प्ट, और 50% के ऊपर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब बता दिए आपके डिविडेंड की, तो डिविडेंड को आपको मैंने बता दिया, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो है वो एग्जेम्प्ट है और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल है। लेकिन अगर इंडियन कंपनी से एक इंडिविजुअल को 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड मिलता है तो जितना 10 लाख से ऊपर अमाउंट मिलेगा वो 10% की रेट से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर है जी आपका म्यूचुअल फंड से, अगर मान लो म्यूचुअल फंड की कोई यूनिट आपने परचेस करी, अगर वहां से कोई इनकम मिलती है तो वो आपके लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी ये सब टैक्सेबल है कहां पे, आपके अदर सोर्स में। इसके अलावा अब आता है जी कौन कौन सी डिडक्शन आपको अलाउड होगी। एक बात ध्यान रखना, टैक्सेबल इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चा करते हो वो सब आपके उसकी डिडक्शन आपको मिलती है। लेकिन अगर कोई इनकम भी एग्जेम्प्ट है, उस एग्जेम्प्टेड इनकम को कमाने के लिए अगर कोई खर्चा किया तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहां पे स्पेशल एक तो ये है कि ये फैमिली पेंशन वाला थोड़ा ध्यान रखना। फैमिली पेंशन के केस में क्या, जितना भी फैमिली पेंशन मिलेगा वो उसका 1/3 या 15,000 विच एवर इज लेस वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी कुछ खर्चे ऐसे जिनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, पर्सनल एक्सपेंस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने कोई पेमेंट बाहर किया, इंडिया से बाहर किया, लेकिन उस पर टीडीएस नहीं काटा तो उस खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। वेल्थ टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर कैश के अंदर कोई आपने पेमेंट किया, वो 10,000 रुपए से ऊपर कोई खर्चा था आपका और वो जो कैश में आपने पे कर दिया, या फ्लाइंग हायरिंग के केस में 35,000 से ऊपर का कोई खर्चा आपने कैश में पे कर दिया तो उसकी भी आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी। या कोई भी ऐसा खर्चा किया एग्जेम्प्टेड इनकम को कमाने के लिए तो उसकी भी आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर आता है जी आपका बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, ये आपको मैंने बताया था। अगर मान लो कोई भी पर्सन जो है वो क्या करता है, जब इनकम रिसीव होनी होती है उस टाइम वो अपने बॉन्ड को बेच देता है और जैसे इनकम रिसीव होती है और बाद में बॉन्ड को परचेज कर लेता है। मतलब इनकम के ऊपर टैक्स को बचाने के लिए अगर कोई पर्सन ऐसी ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करता है तो ऐसी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं या डिविडेंड स्टिपिंग ट्रांजैक्शन की। वो जो है वो क्या बच रहा है, वो इनकम को सेव कर रहा है या इनकम से जो है बचने की कोशिश कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। तो बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन में जो ट्रांसफर होता है जो ट्रांसफर कर रहा होता है ना सिक्योरिटी को, उसके एंड में वो अमाउंट जो है वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। फिर आएगा जी आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी हेड की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले पीजीबीपी हेड के अंदर इसका जो सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन, वो है सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है पीजीबीपी हेड के अंदर लगता है सेक्शन 32 में। और एक यहां पे एक वर्ड आएगा ब्लॉक का। तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एक जैसी, मतलब वो सारी एसेट जिनके ऊपर एक ही रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है तो वो सारे जो एक ही ब्लॉक के अंदर आती है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको बता रखा है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले WDV लो, ओपनिंग बैलेंस लो ब्लॉक का, उसमें अगर कोई एडिशन हुआ उसको ऐड करो, कोई बेची है उसको माइनस करो, जो बाकी बचेगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा ब्लॉक का, उसके ऊपर आप क्या चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। इसके बाद ये बिल्डिंग का ये बता रखा है, डेप्रिसिएशन का रेट ये आपको मैंने बता रखा है कि बिल्डिंग अदर देन मतलब अगर कोई बिल्डिंग है जिसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, जैसे मान लो पीजी पूजी बनाने के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो 5% है। इसके अलावा कोई बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट कितना 10% है। अगर कोई बिल्डिंग जो है वो है मान लीजिए उसको
आपने वुडन स्ट्रक्चर बनाया तो उस पर 40% का रेट है। फर्नीचर के ऊपर एक ही रेट है आपका, और वो है कितना 10% का। प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मल जो है वो आपका जो रेट है, नॉर्मल रेट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, वो रेट जो है वो है आपका कितना 15% का। इसके अलावा कुछ रेट और बता रखे हैं। शिप के ऊपर जो रेट चलता है वो है आपका कितना 20% का, और इनटेंजिबल एसेट जो उनके ऊपर रेट जो है वो कितना 25% का। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना कि गुडविल परचेज करी और खर्चा दिखा दिया, तो भाई गुडविल अगर परचेज करें, गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट, तो उसके ऊपर करना क्या पड़ेगा, अगर गुडविल परचेज करी है उसका जो खर्चा पहले पे इनकम में से माइनस कर दिया था उसको दोबारा इनकम में ऐड करो, और उस पर 25% की रेट से डेप्रिसिएशन ओनली आपको जो है वो क्या होगा, अलाउड होगा, ठीक है ना। फिर है जी कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन, अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी जो है वो क्या करी है, कोई प्लांट को क्या किया, इंस्टॉल किया, ठीक है, क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और अगर उसको लगाया है आपने, मान लो नए प्लांट को अगर आपने लगाया, वो लगाया है अगर कहां पे, यहां पे इस एरिया में, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, तो यहां पे अगर आपने लगाया उस एसेट को, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा, उसके अलावा 35% जो है वो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन और मिलेगा। और इनके अलावा अगर किसी और स्टेट में वो मशीन लगाई है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा, उसके साथ में 10% जो है वो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन और मिलेगा। अब अगर आपने एसेट को जो है वो लगाया और उसको 180 दिन से कम यूज किया, 180 दिन से कम, तो आधा डेप्रिसिएशन ही जो है आपको अलाउड होगा, और अक्सर 180 दिन यूज कर लिया या उससे ज्यादा यूज कर लिया तो फिर आपको फुल डेप्रिसिएशन जो है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होगा। इसके अलावा फिर यहां पे दे रखे हैं जी आपको कुछ डिडक्शंस, ये तो नॉर्मल सी है, इसको आप रीडिंग कीजिएगा, मैंने आपको करवा रखा है, मेन पॉइंट आपको मैं करवा देता हूं, ठीक है ना। डिडक्शन सारी आप पढ़ के जाना जरूर, यहां से क्वेश्चन आता है आपका। अब है जी इसमें सेक्शन 44 AB प्रिजम्पटिव वाला, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। कहां गया, ये आ गया जी सेक्शन 44 प्रेजेंटेड टैक्सेशन की अगर बात करते हैं तो सेक्शन 44 के अंदर है सेक्शन 44AA, ये तो बात करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। सेक्शन 44AB ये ऑडिट की बात करेगा, और सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव इनकम की बात करेगा, किसका, बिजनेस का। सेक्शन 44ADA प्रिजम्पटिव इनकम की बात करेगा, किसका, प्रोफेशन का, ठीक है ना। बाकी AE और B और BB है वो आपको बता रखे हैं। मेन आपको मैंने बताया था सेक्शन 44AA और सेक्शन 44AB, ठीक है। 44AA जो वो बात करते हैं किसका, बुक्स अकाउंट्स टू बी मेंटेन। अगर मान लो कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर ये सब आ गया, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल वाला, प्रोफेशन वाला, आर्किटेक्चर वाला, तो ये लोग जो है अगर इनकी ग्रोथ रिसीट जो है वो 1.5 लाख रुपए से जो है वो क्या हो गई है, ऊपर हो गई है, इनकी ग्रोथ रिसीट जो है वो 1.5 लाख से ऊपर हो गई, या पिछले 3 सालों की मिला करके, ठीक है, तो इनको जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। इनके अलावा अगर कोई पर्सन आता है तो उसके लिए जो वो क्या बोला गया कि अगर मान लो इंडिविजुअल है तो उसकी अगर मान लो इनकम जो है वो पिछले 3 सालों की वो 2.5 लाख रुपए से क्या हो जाए ज्यादा, या फिर अगर उसकी सेल जो है वो 25 लाख से क्या हो जाए ज्यादा, तो उसको जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। इंडिविजुअल HUF के अलावा अगर कोई पर्सन जैसे फर्म हो गया, HUF फर्म हो गया या कोई और पर्सन हो गया, तो उसके लिए जो क्या बोला गया, अगर मान लीजिए उसकी इनकम जो है वो 1,20,000 से हो जाए क्या ज्यादा, या फिर अगर मान लीजिए उसकी टर्नओवर जो है वो 10 लाख से क्या हो जाए ज्यादा, तो उसको भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करने पड़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है तो आपको मैंने बता रखा था, जैसे कैश बुक हो गया, ये सब कैश बुक हो गया, जर्नल हो गया, ठीक है, लेजर हो गया, ये सब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है। इसके बाद आएगा जी सेक्शन 44AB। 44AB बात करेगा किसका, ऑडिट का। तो ऑडिट जो है वो क्या बोलता है, किसको ऑडिट करवाने पड़ेंगे, तो ऑडिट करवाएंगे ये लोग जो है, इनको ऑडिट करवाने पड़ेगी। सबसे पहला अगर कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, बिजनेस जो है वो कैरी ऑन करता है, कैरी ऑन बिजनेस, और उसकी टोटल सेल जो है या टर्नओवर जो है या ग्रोथ रिसीट वो 1 करोड़ से क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, तो उसको जो है ऑडिट करवाना कंपलसरी है। या अगर कोई प्रोफेशन कर रहे हैं और प्रोफेशन की अगर उसकी रिसीट जो है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाए तो भी उसको ऑडिट करवाना क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद में जो है वो है क्या आपका कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर 44AE वाला केस है, ठीक है, बिजनेस ऑफ फ्लाइंग हायरिंग, अगर मोटर व्हीकल वाला जो केस है तो उसको भी ऑडिट करवाना जो है वो क्या है, कंपलसरी है। अगर आपने प्रिजम्पटिव ऑडिट कर लिया और अगर आपकी लिमिट जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड कर दी तो भी आपको ऑडिट करवाना जो है वो क्या है, कंपलसरी है। ये केसेस के अंदर आपको ऑडिट जो है वो करवानी पड़ेगी, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आएगा जी आपका प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव के अंदर बेसिकली क्या बोलता है, ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए जो है वो कंडीशन आई है कि अगर मान लीजिए आप जो है वो ज़्यादा खाते मेंटेन नहीं करते हो तो उसके लिए आपको ये ना सेक्शन 44AD दिया गया। जितनी भी आपकी सेल है आपको ना इनकम कंप्यूट करने का जरूरत नहीं है, आपको उसके ऊपर डिडक्शन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी आपकी टोटल टर्नओवर है उस टर्नओवर का फ्लैट 6% हम आपकी इनकम मान लेंगे, उसके ऊपर टैक्स ले लेंगे। या अगर मान लीजिए अगर आप सारा 8% हम आपकी इनकम मान लेंगे, या अगर आपका सारा पैसा जो है वो बैंक अकाउंट के थ्रू आता है तो फ्लैट 6% हम आपकी इनकम मान के उसके ऊपर क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। ये आपका सिस्टम था।
इसके बाद है सेक्शन 44AD किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो ये आपको बता दिया, ये मैंने आपको करवा दिया था। कोई भी पर्सन अगर वो कमीशन ब्रोकरेज की कमाई कर रहा है, ठीक है, ये एजेंसी बिजनेस है, तो उसके ऊपर सेक्शन 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर है जी आपका अब रिसर्च का पॉइंट। रिसर्च, अगर मान लो कोई भी खर्चा जो है प्रीवियस ईयर के अंदर आपने कर दिया रिसर्च के ऊपर, तो रिसर्च देखना पड़ेगा खुद के बिजनेस में पैसा लगाया या बाहर वालों को कंट्रीब्यूट किया। खुद के बिजनेस में लगाया तो सबसे पहले देखना पड़ेगा रिसर्च कब करी है, बिजनेस के शुरू होने के बाद करी है, बिजनेस के शुरू होने से पहले। अगर बाद में करी है, बिजनेस शुरू हो गया उसके बाद करी है, तो फिर अगर कोई कंपनी एंगेज है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो अगर रेवेन्यू खर्चा कर दिया 150% अलाउड है। कैपिटल कर दिया, लैंड की कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी, बिल्डिंग की 100% रिडक्शन है। उसके अलावा कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर किया गया तो 150% तक जो है वो क्या है, अलाउड है। अदर एसएससी के केस में रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड है, कैपिटल के लिए लैंड की कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी, और अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 100% के अलाउड है। अगर मान लो आपने कोई भी रिसर्च का खर्चा किया कब, पहले, तो फिर उस केस में क्या होगा, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू के अंदर क्या होगा, सैलरी का अगर कोई खर्चा किया है तो 100% रिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा कोई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया तो कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया तो लैंड नॉट अलाउड, लैंड की कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो 100% रिडक्शन अलाउड होगी। इसके अलावा है जी आपका, अगर आपने कोई पैसा आउटसाइड पार्टी को कंट्रीब्यूट किया तो उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, अगर आपने जो है वो कोई भी पैसा जो है वो रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट किया, किसको, इन 4 लोगों को, अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी। अगर दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो 150%, जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट किया उसका 150% अलाउड मिलेगा। अगर क्या सोशल के लिए तो जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट किया 100% अलाउड है। अगर दिया आपने IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते नेशनल लेबोरेटरी को रिसर्च के लिए कोई पैसा दिया तो 150% तक एग्जेम्प्ट है। और अगर आपने कोई भी ऐसी इंडियन अप्रूव्ड कंपनी को पैसा दिया जो R&D में लगी हुई है, तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कोई पैसा दिया है तो 100% तक जो है वो क्या रहेगा, अप्रूव्ड रहेगा। ये है जी आपका PGBP के मेन प्रोविजन। इसके बाद आता है जी डिडक्शन का चैप्टर। डिडक्शन को चैप्टर 6A के अंदर देखते हैं। 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन सारी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 80C, कोई भी अगर प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आपने कोई भी LIC का कोई पेमेंट किया, कोई भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया, कोई भी यूलिप के अंदर पैसा लगाया, कोई भी अगर आपने जो है वो RPF में पैसा लगाया, कोई भी सुपर एन्युएशन फंड में पैसा लगाया, ठीक है, तो वो सबकी डिडक्शन जो है वो मिलेगी कहाँ पे, 80C में। मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कितना आपका, 1.5 लाख रुपए तक, ठीक है जी। इसके बाद है जी 80CCC, अगर कोई भी पैसा प्रीवियस ईयर के अंदर कंट्रीब्यूट किया LIC की पेंशन फंड में तो डिडक्शन मिलेगी कहां पे, 80CCC में, मैक्सिमम कितना, 1.5 लाख। फिर 80CCD1, कोई भी पैसा अगर आपने कंट्रीब्यूट किया अप्रूव्ड पेंशन फंड के अंदर, पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें अगर पैसा लगाया तो एम्प्लॉइज के लिए क्या, जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट किया और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, उसकी रिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा कोई और अगर मान लीजिए है, ठीक है, तो उसके लिए 20% का केस है। फिर 80CCE, ये क्या बोलते हैं, 80C, 80CCC और 80CCD1, इन तीनों की रिडक्शन मिला के 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिर आता है जी आपका 80CCD1B, ये बोलते हैं एडिशनल रिडक्शन। अगर आपने पेंशन स्कीम, पेंशन फंड में कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया था तो जितना भी अगर आपको रिडक्शन 80CCD1 में मिल गई तो बहुत बढ़िया। अगर कुछ रिडक्शन रह गई थी तो आपको मिलेगी 80CCD1B में एडिशनल रिडक्शन कितनी, 50,000 रुपए तक की। और अगर कोई पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया तो उसकी भी रिडक्शन आपको मिलेगी 80CCD2 के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद है जी आपका 80D की अगर मैं बात करता हूं तो 80D जो है वो किसके लिए है जी आपका, अगर कोई भी आपने मेडिकल का जो है वो खर्चा कर दिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर में कोई भी मेडिकल का जो है वो खर्चा किया, ठीक है, मेडिकल के लिए अगर आपने कोई पॉलिसी ली है तो खुद के लिए ली है, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए तो वो कितना, 25,000 रुपए देगा। और पेरेंट्स के लिए लिया तो पेरेंट्स की अलग से रिडक्शन और मिलेगी कितने की, 25 की। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो 25 की रिडक्शन बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अगर मान लो कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कोई खर्चा होता है तो उसकी रिडक्शन मिलेगी 5,000 रुपए, लेकिन वो इसी लिमिट के अंदर जो है वो क्या रहेगी, ऐड रहेगी। रिडक्शन तभी मिलेगी अगर जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस की पेमेंट जो करी है वो अदर देन कैश की हो। अगर कैश में करोगे तो कोई रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर 80DD की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है वो क्या बोलता है कि अगर मान लो आपने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, अब मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया, ट्रीटमेंट करवाया, तो ट्रीटमेंट करवाया तो फिर जितना भी अगर आपने खर्चा कर दिया उसमें से जो है वो आपको क्या मिलेगी जी, रिडक्शन मिलेगी। सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए तक की, वेरी सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, जनरल रिडक्शन जो है वो कितनी आपकी, 40,000 रुपए तक की रिडक्शन आपको क्या होगी, अलाउड होगी। फिर 80E एजुकेशन लोन, अगर आपने जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए कोई लोन लिया था उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उसकी रिडक्शन मिलेगी 80E में। फिर EE जो है वो क्या बोलता है आपका, हाउस प्रॉपर्टी रिडक्शन इन रिलेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो आपने कोई भी जो है वो क्या किया था, हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, उस लोन को पेमेंट जो आप करते हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो, वैसे तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में रिडक्शन ले लो, अगर वहां पर रिडक्शन नहीं लिया तो रिडक्शन यहां मिल जाएगी 80EE के अंदर।
अंदर, प्रोवाइडेड कि लोन अमाउंट जो है वो आपका 35 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद है जी 80EE, ये है अगर आपने जो है हाउस प्रॉपर्टी को क्या किया, इंटरेस्ट पे किया, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ पे ये वाला केस हो गया। फिर है जी आपका ये इंटरेस्ट वाला कौन सा है, जो 2019 के बाद वाला अगर वो घर लिया तो, ठीक है ना, आपको करवा रखा है आपको। फिर है जी आपका रेंट का, अगर आपने 80GG जो है वो बात करते हैं किसका, अगर आपने प्रीवियस ईयर में जो है वो रेंट का पेमेंट किया, आपको HRA नहीं मिला और आपने रेंट का पेमेंट कर दिया, तो डिडक्शन मिलेगी कहाँ पे, 80GG के अंदर। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और कितनी मिलेगी, जो तीनों में सबसे कम है क्या, 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या 5,000 रुपये पर मंथ, विच एवर इज लेस, जो कम होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। फिर है जी 80G, ये तो डोनेशन की है, अलग से मैंने आपको चार्ट दिया था टेलीग्राम के ऊपर, वो देख लेना। डोनेशन के बाद में आता है जी आपका 80GA जो है वहाँ इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन वाला जो वो केस पर रखा है, तो वो मैंने PGP हेड के अंदर आपको बता दिया, ठीक है ना। फिर 80GB, ये आपका पॉलिटिकल पार्टी, अगर प्रीवियस ईयर में पॉलिटिकल पार्टी को कोई पैसा कंट्रीब्यूट करोगे, डिडक्शन मिलेगी 80GB के अंदर, लेकिन पेमेंट होनी चाहिए अदर देन कैश में किया तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर 80GC, ये बोलता है कि अगर कोई भी डोनेशन जो है वो दिया पॉलिटिकल पार्टी को, किसने ये दिया, इंडिविजुअल के लिए। 80GB जो है वो है कंपनी के लिए, इंडियन कंपनी अगर कोई पैसा कंट्रीब्यूट करती है, 80GB इंडिविजुअल करता है तो 80GC। फिर है जिसके अलावा 80QB, रॉयल्टी के लिए, अगर प्रीवियस ईयर में आपको कोई भी रॉयल्टी का इनकम मिलता है तो उस रॉयल्टी की इनकम के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी 80QB में, ठीक है। और कैसे मिलेगी, जितना भी अमाउंट मिला वो, या 3 लाख रुपये, विच एवर इज लेस। फिर है RRB, रॉयल्टी अगर मिलती है पेटेंट के ऊपर, तो जितना भी पेटेंट के ऊपर रॉयल्टी मिला तो उसके क्या होल अमाउंट जो है वो आपके वो, या फिर 3 लाख विच एवर इज लेस टैक्सेबल हो जाएगा। फिर एग्जम्प्ट हो जाएगा, मतलब उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। फिर अगर आपको प्रीवियस ईयर में कोई भी इंटरेस्ट मिला, कि इसके ऊपर सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उसके अंदर जो है वो देखना पड़ेगा अपने को, क्या जितना भी टोटल इंटरेस्ट अमाउंट मिला वो, या 10,000 रुपये विच एवर इज लेस आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए नया सेक्शन है 80TTB, इसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये तक जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट है। और फिर 80U डिसेबल वाला, अगर कोई पर्सन जो वो डिसेबल है तो कितना, 75,000 रुपये, अगर वो खुद असर खुद डिसेबल है तो 75,000 रुपये फ्लैट डिडक्शन, और अगर वो सीवियर डिसेबल है, ठीक है, तो 1,25,000 रुपये डिडक्शन मिलेगी। 80U के अलावा ना एक 80DD था, उसके अंदर भी था, अगर डिपेंडेंट डिसेबल का अगर आपने कोई भी जो है वो क्या कर दिया, उसका ये रहा 80DD है, ये 80D था, ये है जी 80DD, कि अगर मान लो कोई पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है और अगर आपने उसका जो है वो कोई भी खर्चा कर दिया तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी, कितना, फ्लैट, खर्चे को नहीं देखना, फ्लैट डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। डिपेंडेंट डिसेबल के लिए कितनी है, 75, नॉर्मल डिसेबल है, और अगर सीवियर डिसेबल है तो 1,25,000। फिर 80DD जो है ये भी रह गया था अपना, ये है बीमारी के लिए, नहीं ये तो मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। ये होगा डिडक्शन का 80U तक की डिडक्शन। इसके अलावा 80I की डिडक्शन है, सिर्फ पॉइंट जो वो पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आएगा जी नया AMT का अगर बात करता हूं तो AMT का सेक्शन, पहली बात तो AMT का सेक्शन जो है वो है सेक्शन 115JB। 115JB जो है इसके अंदर ये बोलता है कि अगर मान लो असेसी ने जो है वो 80, कोई भी इंडिविजुअल असेसी अगर उसने 80IA से लेके 80RRB तक के अगर कोई भी रिडक्शन को जो है वो क्लेम किया, ठीक है, और जिसकी वजह से उसका जो टैक्स बना वो अगर मान लो AMT से भी कम आ गया तो उस पर्सन को AMT का टैक्स का एक बार जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। जितना भी फालतू आप टैक्स का पेमेंट करोगे उतना जो है वो आपको क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा, जिसको आप आगे के सालों में एडजस्ट करवा सकते हो। AMT का जो रेट चल रहा है वो है कितना आपका, नॉन कॉर्पोरेट के लिए 18.5%। ये आपका AMT का रेट है जो आपको याद करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपनी कोई यूनिट को खोलेगा कहाँ पे, IFSC में बोलते हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर, तो वहाँ पे AMT का रेट जो है वो कितना आपका 9% है। तो ये AMT क्या बोलते हैं, बेसिकली आपको मैंने करवाया था एग्जांपल लेके कि अगर मान लो इंडिविजुअल जो है उसकी टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है वो उसने कोई डिडक्शन क्लेम करी थी और वो टैक्स जो है वो कम आ गया, तो आप पहले नॉर्मल एडजस्टेड इनकम के ऊपर AMT का रेट निकालो। वो टैक्स अगर AMT ज्यादा आ गया तो आपको AMT का टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो AMT आए 1.5 लाख और नॉर्मल टैक्स है 1,20,000, तो आपका टैक्स बनता तो 1,20 है, तो आप 1,20 का पेमेंट करोगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, नहीं 1.5 लाख करो, 30 जो आपके फालतू आ गए उसको हम क्रेडिट देते हैं आपको, ठीक है, जिसको आप आगे के सालों में एडजस्ट करवा सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, AMT, ठीक है। AMT में बस ये याद रखना, एक तो सेक्शन है 115JB और दूसरा AMT का जो रेट है इंडिविजुअल के लिए वो कितना आपका 18.5%। इसके बाद आता है जी अगला, वो है जी आपका सेट ऑफ,
ठीक है। अच्छा, AMD में एक खास बात और, ये कितने सालों तक क्रेडिट को ले सकते हो? 15 असेसमेंट ईयर तक आप क्रेडिट को जो है वो अवेल कर सकते हो, ठीक है ना। क्लास में ऐसे करवा दिया सारा मैंने तरीके से। फिर है जी आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लिए सबसे पहले तो आपका डीम्ड इनकम का केस आ गया। इन सबको डीम्ड इनकम मानेंगे। क्या क्या है? अगर कोई कैश क्रेडिट मिलता है, मान लीजिए आपके खाते के अंदर कोई कैश क्रेडिट था, एंट्री आई कोई, वो, या अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, हमने पूछा पैसा कहाँ से आया, आप जवाब नहीं दे पाए। आपके घर में कोई अनएक्सपेक्टेड मनी मिली, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसको डिस्क्लोज ही नहीं किया बुक्स में, या कोई खर्चा कर दिया बहुत ज़्यादा, आपने पूछा पैसा कहाँ से, आप जवाब नहीं दे पाए, तो इस सबको जो है हम मान लेंगे आपकी डीम्ड इनकम, और इसके ऊपर आपसे 60% के हिसाब से जो वो क्या ले लेंगे, टैक्स लेंगे। 60% के रेट से क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, डीम्ड इनकम। इसके अलावा फिर अब बात आती है किसका, सेट ऑफ का। सेट ऑफ में अगर मान लो नुकसान हो गया हाउस प्रॉपर्टी का, तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ करवाएंगे, जितना भी है वो करवा लेंगे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अदर हेड, करंट ईयर में अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ करवाएंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना, 2 लाख रुपए तक का, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो अगले 8 सालों के लिए क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन अगले 8 सालों में ओनली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से इस लॉस को आप सेट ऑफ करवा सकते हो। पीजीबीपी का अगर कोई लॉस हो गया तो उसका पीजीबीपी हेड की इनकम से ही जो है वो आप क्या करवाओगे, सेट ऑफ करवाओगे करंट ईयर में। अगर करंट ईयर में पीजीबीपी हेड की इनकम से नहीं हुआ तो फिर अदर हेड से भी करवा सकते हो, एक्सेप्ट सैलरी को छोड़ के किसी भी हेड से इसको करवा सकते हो। उसके अलावा अगर फिर भी सेट ऑफ नहीं हुआ तो अगले 8 सालों के लिए क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। फिर आपका स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन के लिए जो बेसिकली क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर में आपने कोई स्पेकुलेशन का बिजनेस किया, उससे अगर कोई नुकसान हो गया तो उस नुकसान को ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करवा सकते हो। अगर नहीं हुआ तो अगले 4 सालों के लिए क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड। फिर है स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करवा सकते हो। अगर नहीं हुआ तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए जो आप उसको जो है वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो होता है, इसको आप जो है वो कितने भी, उसको किसी भी इनकम से आप सेट ऑफ करवा सकते हो। और अगर नहीं होता है, अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हुआ तो आगे आने वाले कितने भी सालों के लिए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप इसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में से आप सेट ऑफ करवा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो अगले 8 सालों के लिए आप इसको जो है वो क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही आप सेट ऑफ करवा सकते हो। नहीं हुआ तो अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और अगले 8 सालों में ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही ये सेट ऑफ हो सकता है। फिर अगर कोई इनकम फ्रॉम कोई भी नुकसान हो गया किससे, ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से, तो इसको ओनली ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स की इनकम से सेट ऑफ करवा सकते हो। अगर नहीं हुआ तो अगले 4 सालों के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अगर मान लो पेपर के अंदर ये सब आ गया, क्या क्या, अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, कोई पिछले सालों का नुकसान भी दे रखा है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और साइंटिफिक रिसर्च दिया हुआ है, या अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग दी है, तो उसको कौन से खर्चे को पहले लेंगे, तो ये सीक्वेंस है इसका। सबसे पहले जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा करंट ईयर के डेप्रिसिएशन का, या करंट ईयर का कोई भी खर्चा साइंटिफिक रिसर्च का, या करंट ईयर का फैमिली प्लानिंग का खर्चा, इसकी डिडक्शन लो। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, इसके बाद अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसके बाद अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च, और इसके बाद अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये आपका जो है वो क्या रहेगी, सीक्वेंस रहेगा। ओके, हाँ जी। इसके बाद अगला जो है वो आता है आपका, नेक्स्ट है क्लबिंग का। क्लबिंग की अगर मैं बात करता हूं तो क्लबिंग के अंदर क्या होता है कि दूसरे लोगों की इनकम को आपकी इनकम के अंदर क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, ठीक है। ये कौन कौन से केस है, तो ये आपके हैं। सबसे पहले ट्रांसफर, अगर मान लो असेसी ने जो है वो इनकम तो ट्रांसफर कर दी लेकिन एसेट ट्रांसफर नहीं की, तो फिर वो इनकम ट्रांसफर की मानी जाएगी। फिर ट्रांसफर तो किया लेकिन रिवोकेबल नेचर की किया तो भी इनकम ट्रांसफर की मानी जाएगी। इनकम ऑफ स्पाउस, अगर मान लो आपकी वजह से आपके स्पाउस जो है वो जॉब पे लगी और वो पर्सनल कैपेबिलिटी के बेस पर नहीं, तो स्पाउस की जो इनकम होगी वो हस्बैंड की इनकम, मान लो अगर वाइफ को, हस्बैंड ने वाइफ को लगवा दिया तो वाइफ की इनकम जो है वो हस्बैंड की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। फिर डॉटर इन लॉ की, अगर कोई डॉटर इन लॉ के नाम पे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफर किया और उससे अगर मान लो कोई भी इनकम आ रही है तो वो जो है वो उस पर्सन की इनकम में टैक्सेबल होगी, ना कि वो डॉटर इन लॉ की है। फिर इसके बाद अगर कोई इनकम राइज होती है किससे, कोई भी ऐसे एसेट से जो ट्रांसफर किया इंडिविजुअल ने किसी पर्सन को, किसी एसोसिएशन को, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस के बेनिफिट के लिए, तो वो इनकम जो है वो ट्रस्ट की नहीं, वो इनकम उस ट्रांसफरर की मानी जाएगी। फिर अगर एचयूएफ ने अपनी कोई भी अगर कोई इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम पे कर दी, ठीक है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी एचयूएफ की नहीं मानी जाएगी, वो जो इनकम है एचयूएफ की नहीं मानी जाएगी, वो मेंबर की खुद की मानी जाएगी। इसके बाद अगर आपने सनवाइफ के नाम पे या फिर वाइफ के, अगर वाइफ के नाम पे, स्पाउस के नाम पे या सनवाइफ के नाम पे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी करी और उस प्रॉपर्टी को आगे इन्वेस्ट करके उन्होंने कोई इनकम कमाई, वो इनकम जो है वो उनकी नहीं मानी जाएगी, वो इनकम आपकी मानी जाएगी।
अब आपकी इनकम के अंदर जो है उस इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। और फिर है माइनर चाइल्ड की इनकम जो होती है, ठीक है, तो वो पेरेंट्स की इनकम के अंदर जो है वो जोड़ दी जाएगी। और पेरेंट्स की इनकम में जो जोड़ेंगे तो हम देखते हैं दो केस, मैरिज चल रही है तो हस्बैंड या वाइफ जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें जोड़ देंगे, और अगर मैरिज नहीं चल रही तो जिसके पास बच्चे की कस्टडी है उसकी इनकम के अंदर जोड़ के उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। जिसकी भी इनकम में जोड़ेंगे तो 1500 रुपए पर एनम की जो है वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इसके बाद आखिरी जो है वो है एग्जेम्पशन। ये कुछ इनकम दे रखी है जो आपकी जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, मतलब इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। एक होता है डिडक्शन, डिडक्शन में पहले इनकम को टैक्सेबल करना पड़ता है, फिर उसमें से डिडक्शन मिलती है, मतलब एक बार उसको जीटीआई के अंदर ऐड करते हो फिर डिडक्शन मिलती है। लेकिन एग्जेम्प्टेड इनकम जो है वो जीटीआई के अंदर ऐड भी नहीं होती है। तो वो कौन कौन सी, लाइक एग्रीकल्चर इनकम हो गया, एचयूएफ से कोई शेयर मिलेगा एग्जेम्प्ट है, शेयर ऑफ इनकम द पार्टनर फ्रॉम द फर्म से अगर मान लो कोई भी आपको शेयर मिलेगा एग्जेम्प्ट है, कोई अगर पेमेंट मिली अंडर द भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट के अंदर एग्जेम्प्ट है, अगर कंपनसेशन मिला डिजास्टर से एग्जेम्प्ट है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर कोई पैसा मिलता है तो वो क्या एग्जेम्प्ट है, पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट एग्जेम्प्ट है, पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन ट्रस्ट एग्जेम्प्ट है, पार्शियल विड्रॉल कराते हो नेशनल पेंशन स्कीम से एग्जेम्प्ट है, अगर इंटरेस्ट की इनकम मिलती है सेक्शन 1015 की एग्जेम्प्ट है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है, आपको जेआरएफ का पैसा मिला एग्जेम्प्ट है, अगर कोई अलाउंस मिलता है एमपीएमएलए को अलाउंस दिया गया, डेली अलाउंस या अदर अलाउंस या कोई भी एग्जेम्प्ट है, कोई अवार्ड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से एग्जेम्प्ट है, पेंशन मिलता है गैलेंट्री अवार्डी को, ठीक है, बहादुरी पुरस्कार जिसको मिला उसको अगर कोई पेंशन मिला एग्जेम्प्ट है, फैमिली पेंशन मिलती है तो कितनी एग्जेम्प्ट है, फैमिली पेंशन मिला अगर मिलती है विडो और हायर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को, जो हमारे सैनिक थे, ठीक है, जो शहीद हो गए थे ड्यूटी पर, तो उसकी विडो को अगर मान लो कोई फैमिली पेंशन मिलती है तो एग्जेम्प्ट है। एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस एक्स रूलर जो होते हैं ना उनकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे अगर कोई इनकम आती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब से अगर कोई इनकम मिलती है एग्जेम्प्ट है। इनकम ऑफ सिक्किमीज एग्जेम्प्ट है। इनकम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने पर कोई इनकम है एग्जेम्प्ट है। सब्सिडी मिलती है अगर फ्रॉम द बोर्ड फॉर रीप्लांटेशन और द रिप्लेसमेंट ऑफ टी बुशेस को एग्जेम्प्ट है। तो ये सब इनकम जो है, या अगर आपको मान लो यूटीआई की स्कीम से कोई इनकम मिलती है एग्जेम्प्ट है। डोमेस्टिक कंपनी से अगर कोई डिविडेंड मिला एग्जेम्प्ट है। इनकम ऑफ शेयर होल्डर ऑन द बाय बैक तो वो भी क्या एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड एग्जेम्प्ट होती है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर एलिजिबल इक्विटी को अगर ट्रांसफर करने पर कोई इनकम मिला एग्जेम्प्ट है। और इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, इसको ट्रांसफर करने पर अगर कोई कैपिटल गेन मिलता है तो वो भी क्या है एग्जेम्प्ट है। टैक्स इंसेंटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एग्जेम्प्ट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर मिलता है कौन सा 1 लाख से कम वाला वो भी क्या एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट से अगर कोई पैसा कमाया, ओलंपिक में आप गए वहां से कोई इनकम मिली एग्जेम्प्ट है। इनकम ऑफ सब्सिडरी कंपनी अगर मिलती है, ठीक है, होल्डिंग कंपनी से अगर कोई ग्रांट मिली तो भी क्या एग्जेम्प्ट है। स्पेसिफिक इनकम मिलती है अगर बॉडी अथॉरिटी से एग्जेम्प्ट है। अगर लोन रिसीव हुआ रिवर्स मॉर्गेज के दौरान एग्जेम्प्ट है। कोई भी अलाउंसेस मिलता है यूपीएससी के चेयरमैन को एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम न्यूली एस्टेब्लिश यूनिट एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई यूनिट आपने लगाई तो पहले 15 सालों तक वो वहां से अगर कोई इनकम मिलेगा तो वो भी क्या है एग्जेम्प्ट है। ये सब है जी आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम। ये क्या है आपकी एग्जेम्प्टेड। ओके, हाँ जी, लो जी 14 चैप्टर हमने कर लिए। इसके बाद अब ये DTAA से अपना नया जो है वो यूनिट आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज वाली क्लास के अंदर ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अपने को थोड़ी दिक्कत आ सकती है ना, इसीलिए हम इसको जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ये देखो एक बार आज की क्लास के अंदर हमने जो है वो क्या क्या कर लिया, हमने ये कुछ हमारे टॉपिक जो है एक बार रिवाइज कर लिए हैं शुरू के 14। अब रह गए अपने ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, ट्रांसफर प्राइसिंग का, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, मैट का, टीडीएस, एडवांस टैक्स और ई फाइलिंग का। ये वाला टॉपिक आप जो है वो करेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी तक आप 14 जो हैं इनको निपटा लेना, इनका रीडिंग जो है वो प्रॉपर्ली कर लेना। जो मैंने हाईलाइट करवा रखा है क्लासरूम के अंदर उनको हाईलाइट वाला जरूर याद कर लेना, क्योंकि इसमें से ये स्टैटिक पोर्शन है यार, यहाँ से कुछ डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आ सकता। वो जनरली आएगा क्या, कंडीशन का क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको थोड़ा सा क्रैमिंग करके जाना पड़ेगा। ओके, कि कौन से कितनी एग्जेम्प्ट है इनकम, कितना टैक्सेबल है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, लो जी, इनकम टैक्स का एक पोर्शन हमारा हो गया, एक पोर्शन करेंगे बाद में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इससे कोई हेल्प मिली आपको रिवीजन करने में तो कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप लोग जो है वो आगे के लिए दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का जो है वो थोड़ा बेनिफिट मिले। ओके, हाँ जी, चलो इतना कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।